मैंने आपको मैंने आपसे सवाल पूछा 103, 135, 110 और 144 से चार नंबर है, इनमें प्रत्येक संख्या में वो कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि चारों नंबर जो नए बने वो समानुपात में हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। यस, सभी बच्चों ने सवाल का आंसर बताना शुरू कर दिया, ज्योति ने, प्रदीप ने, मृत्युंजय ने, कृतिका ने, अभिषेक ने, और आपने सवाल को सॉल्व किया है ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, आपने सवाल को सॉल्व किया है ऑप्शन से। 9 जोड़ा जाए, सभी बच्चे सवाल का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 जोड़ो। मैंने हर एक ऑप्शन को चेक किया, हर एक ऑप्शन को चेक करने से कौन सा सेट हुआ? 9। निशा जी क्वेश्चन एकदम ठीक है, 9। 103 में 9 जोड़ूंगा 112, 135 में 9 जोड़ूंगा 144, ये दो पहली दो संख्याओं का रेशियो है। 110 में 9 जोड़ूंगा 119 और 144 में 9 जोड़ूंगा 153। देखो क्या बराबर हो रहा है? हाँ जी, 16 से जाएगा। 16 7 112, 16 निम्न 144, 17 17 7 119, 17 निम्न 153, तो 7/9 7/9 बराबर हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बात कही आपने। अब ये तो हमने किया ऑप्शन से, ये वो सवाल है, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में थोक के भाव में आता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना हो बेसिक से, तो बेसिक से कैसे करेंगे वो बताओ। अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन हमको नहीं दिए होते तो मेरे लिए सवाल सॉल्व करना किसी जंग से कम नहीं होता, मुझे बेसिक मेथड पे जाना होता, तो मैं कैसे करता? तो भैया जैसे कि आप जानते हैं कि 103, 135, 110 और 144, मैंने मान लिया कि x एक ऐसी संख्या है, मैंने मान लिया कि x एक ऐसी संख्या माना x एक ऐसी संख्या है जिसको इन चारों में ऐड करने पर जो नई संख्याएं बनेंगी वो समानुपात में होंगी। तो मैंने मान लिया कि माना x इज द नंबर जिसको हम इनमें ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक, अगर ऐसा है तो देखो 103 में x ऐड करो, 103 प्लस x, 135 में ऐड करो, 135 प्लस x, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो बराबर। 110 में x ऐड करो, 110 प्लस x, और 144 में x ऐड करो, 144 प्लस x, इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी, है ना। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स बराबर रेशियो ऑफ लास्ट टू नंबर्स, माना हर एक संख्या में x ऐड करने पर ये समानुपात में बन जाएंगी। तो 103 प्लस x रेशियो 135 प्लस x बराबर होना चाहिए 110 प्लस x रेशियो 144 प्लस x, एक इक्वेशन बन गई। अब क्या है मेरे दोस्तों, यहां दोनों तरफ कैंची की गुणा कर लो, कैंची गुणा, और कैंची की गुणा करके आप आंसर निकाल लो, आंसर कैंची गुणा कर लो और आंसर निकाल लो। अब कैंची गुणा करूंगा और आंसर निकालूंगा तो 10-15 साल में मेरा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, 10 से 15 साल में आंसर आ ही जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी चीज दिमाग में आती है कंपेंडो डिविडेंडो, इस तरह यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंड रूल लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। कंपेंडो डिविडेंड रूल लगाने से आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी होगी। तो मैं एक ऐसा कंसेप्ट सिखाता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी हो जाएगी, बहुत कम कैलकुलेशन में आप सवालों को कर पाओगे। ध्यान सुनिएगा, चलेगा। ये कंसेप्ट है एक फ्रैक्शन का, भिन्न का एक कंसेप्ट है। प्यार से मेरी बात को सुनना, समझना, तब आगे बढ़ना, बहुत प्यार से जी। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखूंगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखूंगा। 24/40 और 18/30। बच्चों मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? साकेत करें सर बेसिक, अरे भाई बेसिक ही तो बता रहा हूं, ये तो बेसिक है। मैं कचरा, यही तो बेसिक बता रहा हूं कि मैंने मान लिया कि माना वो संख्या x है जो इन हर एक प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर समानुपात में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा, समानुपात का मतलब क्या होता है? पहली दो संख्याओं का रेशियो बराबर लास्ट की दो संख्याओं का रेशियो, कैंची गुणा करूंगा तो आंसर तो आएगा नहीं, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भैया मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा बेसिक तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप सवालों को कम से कम कैलकुलेशन में कर पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रख के मेरी बात को सुनेगा। बच्चों मैंने आपके सामने यहाँ पर दो फ्रैक्शन, दो भिन्न लिखी हैं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं या अलग अलग हैं? बताएं साकेत भाई, बताओ क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं या अलग अलग हैं? साकेत जी बताएं। आप कहोगे सर दोनों फ्रैक्शन सेम है। अगर मैं इसको मेरे दोस्तों 6 से 8 से काटूंगा, 8 तो 8 24 8 5 40, ये कटेगा 6 से 6 3 18 6 5 30, दोनों फ्रैक्शन सेम है, 3/5 ये भी 3/5, दोनों फ्रैक्शन बराबर है, ये दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, विधि कह रहे हैं अलग अलग है, विधि कंसेप्ट सभी जगह लगेगा मोनू ये वाला दोनों। अरे भाई कैसे कैसे बालक हैं, कह रहे हैं अलग अलग हैं। अबे भैया इतना घूसा मारूंगा, इतना घूसा, अभी तो मन करता है ऐसे बालकों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटो। किशन जी भाई दोनों फ्रैक्शन बराबर है, ये भी 3/5 8 से काटोगे, ये भी 3/5 है 6 से काटोगे, दोनों 3/5 3/5 है। आर्या कहने सर बेसिक से समझ, अरे आर्या बेसिक की तो और क्या पूछा मैंने यार, क्या बेसिक चाहिए तुमको? अरे कौन सा बेसिक घर के चाटना है तुमको? कौन सा बेसिक चाहिए, चाहते क्या हो? अरे यही तो बेसिक पढ़ा रहा हूं। मैंने एक छोटी सी बात पूछी कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? मैंने कहा हाँ जी बराबर है। इसको 8 से कटा देखो, 24 40 8 3 24 8 5 40, ये 6 से कटा 6 3 18 6 5 30, ये भी 3/5 ये भी 3/5 है, दोनों बराबर हैं। बताओ क्या बेसिक चाहिए इसमें? मैं प्राण ले लूंगा राक्षस कहीं के। ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, दोनों का मान ही 3/5 है, 3/5। लेकिन लेकिन दोनों फ्रैक्शन सेम है, लेकिन दोनों का अंश अलग है, दोनों का हर अलग है, दोनों का न्यूमरेटर अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। आप देखो तो भाई इसका अंश 24 है, हालांकि दोनों का मान सेम है, दोनों का मान ही 3/5 है। इसका अंश 24 है, इसका अंश 18 है, इसका हर 40 है, इसका हर 30 है। हालांकि इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का अंश भी अलग है, दोनों का हर भी, दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग है, दोनों का न्यूमरेटर भी अलग है। अब बताओ ऐसी कौन सी कोशिश है, मैं क्या ऐसा करूं कि अंश भी बराबर हो जाए और हर भी बराबर हो जाए? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आप बताओ इसका अंश है 24, हर है 40। आप मुझे बताओ 24 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है? 24 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? डिफरेंस तो 24 और 40 के बीच में डिफरेंस है 16 का। एक बार घर पे जाके भी रिपीट करके देखिएगा, 24 और 40 के बीच में डिफरेंस है 16 का। आप मुझे बताओ, यह अंश 18 है, ये 30 है, 18 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का, 12 का। यहां 16 का डिफरेंस है अंश और हर में, यहां 12 का डिफरेंस है मेरे दोस्तों अंश और हर में। तो अगर मैं इस डिफरेंस को सेम बनाऊं, सेम,
16 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर है इनका एलसीएम 48। तो अगर मैं दोनों के डिफरेंस को सेम बनाऊं, भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 24 40 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। या मुर्दे की तरह सुनते रहो, बोल मत देना, कुछ मुर्दे बन जाओ तो मुर्दा, वरना मैं बना दूंगा, बोल मत देना। 18 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 12। मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है। 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 48। ठीक है भाई, डिफरेंस को सेम बनाना है। सुनते रहो मुर्दे की तरह, बोल मत जाना बिल्कुल भी। अब यहाँ 16 है, डिफरेंस है 16, 16 को 48 बनाना है। तो 48 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? 3 से। डिफरेंस 16 है, 24 और 40 में 16 का डिफरेंस है। 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ डिफरेंस कितने का है? आंसर हर में 12 का। 18 30 में 12 का डिफरेंस है। 12 को 48 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। 12 चौक 48, 12 चौक 48। आप बोलोगे हाँ सर 12 चौक 48, ऊपर नीचे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो पता ये चलेगा कि न्यूमरेटर आपस में बराबर बन गया और डिनोमिनेटर आपस में बराबर बन गया। देख पा रहे हैं? 24 तिया 72, 18 चौक 72। देखो दोनों बराबर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? 24 तिया 72 और 18 चौक 72, देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ। 24 तिया 72 और 18 चौक 72, 24 तिया 72 18 चौक 72, देखो दोनों का अंश सेम बन गया, दोनों का हर भी सेम बन गया। 40 तिया 120 और 4 गुणा 30 120, 40 तिया 120 4 गुणा 30 120, ये देखो दोनों का हर भी सेम बन गया, डिनोमिनेटर भी सेम बन गया। यानी कि आप लोगों ने यहां से एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं लेकिन उनके अंश और हर अब भी अलग अलग हैं, अंश और हर को भी सेम बनाया जा सकता है। सुनते रहो आकाश, मुर्दे की तरह बोलो मत कुछ भी। अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं, अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं तो न्यूमरेटर आपस में बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाएगा। सभी को लॉजिक समझ में आया? अगर मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं तो न्यूमरेटर आपस में बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाएगा, अंश आपस में बराबर हो जाएगा, हर आपस में बराबर हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं, इसी टेक्नोलॉजी का सवाल, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इस कैलकुलेशन में कर सकता हूं, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इस कैलकुलेशन में कर सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे? अपनी अपनी ढांग रहे हो, हमें तो बता नहीं रहे कैसे होगा, क्या करें इसका? अभी समझाएंगे। थोड़ा मैंने बोला मुर्दे की तरह सुनते रहो, बोलो मत कुछ भी, बोलो मत कुछ भी। 103, मुझे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये दोनों बराबर यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना। ये दोनों फ्रैक्शन ही तो है, ये दोनों फ्रैक्शन है। ये कांसेप्ट सभी फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा जी रविंद्र, चाहे कैसी भी फ्रैक्शन हो। ये दोनों फ्रैक्शन ही तो, दोनों आपस में बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। कैंची की गुणा करके सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर हो रही है। भाई यहाँ पे क्या है बच्चे? दोनों का अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है, इसलिए तो दिक्कत है। भाई यहाँ अंश और हर में कितने का डिफरेंस है? 100। अगर मैं अंश और हर में डिफरेंस देखो, 103 प्लस एक्स और 135 प्लस एक्स, इनका अंतर एक्स एक्स कट जाएगा। 135 में से 103 घटाएंगे 32 का, यहाँ 32 का डिफरेंस है, 32 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्तों? यहाँ कितने का डिफरेंस है बताओ? यहाँ कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस है इन दोनों में 34 का। 144 प्लस एक्स और 110 प्लस एक्स, 34 का डिफरेंस है, 34 का। यहाँ 32 का डिफरेंस है, यहाँ 34 का डिफरेंस है। अगर मुझे इस डिफरेंस को सेम बनाना है तो क्या करूंगा? डिफरेंस को सेम बनाना है तो 32 और 34 का एलसीएम, एक ऐसी संख्या जो 32 से भी कटे 34 से भी कटे, संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? 32 और 34 से कटने वाला नंबर। देखो अगर आपको सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंस मैंने ये बात बताई नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं कि अगर हमको सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। यहाँ 32 का डिफरेंस है, यहाँ 34 का डिफरेंस है। 32 34 का अनुपात क्या है? 16 17। 32 34 का अनुपात क्या है? 16 17। तो भाई यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। हाथ जुड़वा लो प्लीज, विनती है मेरी आपसे। 103 प्लस एक्स और 135 प्लस एक्स, कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। यहाँ आंसर हर में कितने का डिफरेंस है? 34 का। अब 32 और 34 का एलसीएम भी निकाल सकते हो वैसे, लेकिन एलसीएम से ज्यादा, या तो एलसीएम निकालो, एक तो तरीका होता है एलसीएम निकालो, या फिर दूसरा तरीका होता है अगर मुझे सम को बराबर करना है ना, सम को बराबर करना है तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, उल्टी मल्टीप्लाई। 34 की गुणा यहाँ पे कर दो, 32 की गुणा दूसरे में कर दो, अपना बराबर हो जाएगा। 34 की गुणा पहले में कर दो, 32 की गुणा दूसरे में, या फिर मेरे दोस्तों 34 32 तो 2 से कट भी रहा है, पहले में 17 से गुणा कर दो, दूसरे में 16 से गुणा कर दो। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, अगर मैं पहले में 17 से गुणा कर दूं यहां पर और दूसरे में 16 से गुणा कर दूं मेरे दोस्तों 16 से, पहले में मेरे प्यारे में मैंने किससे गुणा कर दी? 17 से, और दूसरे में मैंने गुणा किससे कर दिया? दूसरे में मैंने गुणा कर दी है 16 से। तो अंश अंश आपस में बराबर हो जाएगा, हर हर आपस में बराबर हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम बन जाएगा, अंश भी सेम बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम बन जाएगा। या मैं, मुझे दोनों चीज की जरूरत है, मैं एक ही चीज से कर लूंगा, या तो मैं अंश को बराबर कर लूंगा, डिनोमिनेटर को, कहीं एक से सॉल्व हो जाएगा, दोनों जगह मरने की जरूरत नहीं है। या तो अंश से सॉल्व कर लूंगा, हर से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है? तो यहाँ मेरे दोस्तों डिफरेंस था 32 का, यहाँ डिफरेंस था 34 का। डिफरेंस को सेम करना था तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दिया, 17 से गुणा कर दिया, 16 से गुणा कर दी, डिफरेंस बराबर बन जाएगा। मैं अंश से भी सॉल्व कर सकता था, मैं हर से भी सॉल्व कर सकता था, मैंने अंश को पकड़ लिया। अब 17 की मेरे दोस्तों 17 की गुणा करेंगे किसमें? 103 में क्या आ जाएगा? 17 151 प्लस 17 की गुणा करेंगे x में 17x बराबर 110 की गुणा करेंगे 16 में, 16 गुणा 11 1760, और 16 की गुणा करेंगे x में 16x, ये आ जाएगा। ठीक, 16x जब इधर आएगा 17x माइनस 16x, x आ गया, x बराबर ये 17 से 51 उधर चला जाएगा, 1760 में 17 से 51 घटाऊंगा 9, और 9 इस सवाल का आंसर है, 9 9 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। 16x को जब मैं धर तो 17x माइनस 16x हो जाएगा, और उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों 1760 माइनस 1751, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, 9/1 9 x का मान आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, पहले मैंने आपको एग्जांपल देके ये बताया कि कंसेप्ट क्या होता है, और उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके प्यारे दोस्त मैंने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिखाया कि भाई यहां ये दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, लेकिन अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो अंश सेम होगा और हर भी सेम होगा। यहां डिफरेंस था 32 का, यहां डिफरेंस था 34 का। अब 32 और 34 को सेम बनाने के लिए यहां 34 से गुणा कर दो, यहां 32 से, 34 32 का मतलब 17 16, तो यहां 17 से गुणा कर दो, यहां 16 से। ठीक है, तो अंश आपस में बराबर हो जाएगा। आप हर से कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम आएगा। मैंने कैलकुलेशन करी, उत्तर आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
आप कहोगे सर मजा आ गया, क्या कैलकुलेशन है? मैं कहता हूं कि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि इतना लिखने की, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसी तो मैं कहता हूं ये था शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट बनाएंगे। पेपर में यही सवाल आएगा, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, बार बार आएगा, केवल ये डाटा बदला हुआ होगा, डाटा बदला हुआ होगा। सवाल यह है कि 103, 135, 110 और 144, इन चारों में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो डायरेक्ट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, 103 और 135 का आप लीजिए इनका रेशियो। 103 और 135 का डिफरेंस क्या है? 32। 110 और 134 का 110 और 144 का डिफरेंस क्या है? 34। 103 132 103 135 का डिफरेंस क्या है? 32। वही चीज करूंगा, 110 144 का डिफरेंस क्या है? 34। 32 34 का क्या लेंगे रेशियो? 32 34 का रेशियो कितना आएगा? 16 रेशियो 17। 16 रेशियो 17। 32 34 का रेशियो आएगा 16 रेशियो 17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान सुनिएगा। एक्स की वैल्यू ध्यान से ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो जैसे मैं बता रहा हूं। 17 की पहले नंबर में गुणा करो, ध्यान से सुनिएगा, ये हटा दीजिए। 103 और 135 का डिफरेंस 32, 110 144 का डिफरेंस 34। 32 और 34 का रेशियो ले लीजिए 16 17। 17 की पहले नंबर में गुणा करो, पहले नंबर में 1751, 1751। 16 की इस नंबर में गुणा करो, सॉरी 16 की दूसरे नंबर में गुणा करो, तीसरे नंबर में 16 की तीसरे नंबर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1760। इनका लेना डिफरेंस बटे नीचे क्या लिखना है? नीचे लेना रेशियो का डिफरेंस। रेशियो 16 और 17, क्या हो जाता है बार बार इसमें। नीचे लिखना है 16 और 17। 16 और 17 का डिफरेंस क्या है? 1। नीचे आना है 1। नीचे क्या आएगा? 16 और 17 का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी 1। 1751 और 1760 का डिफरेंस 9 9 आ गया। डिफरेंस मतलब आपको बड़ी में से छोटी संख्या घटानी 9। ये एक्स की वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्त। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे, मैं ये जो शॉर्टकट है यही लिखा हुआ है, बस इसके स्टेप्स को रट लिया गया है। इसी के स्टेप्स को रट लिया गया, एक बार में समझ नहीं आएगी। मुर्दे की तरह सुनते रहो, मुर्दे की तरह। 4-5 सवाल कराऊंगा, अपने आप हाथ पे बैठ जाएगा। 103 135 का डिफरेंस 32, 110 144 का डिफरेंस 34। 32 34 का रेशियो क्या है? 16 17। 17 की गुणा करेंगे पहले नंबर में 1751, 16 की गुणा 110 में 1760। नीचे क्या आएगा? रेशियो का डिफरेंस 1। 1751 1760 का डिफरेंस 9। एक्स का मान 9 आ गया। डायरेक्ट शॉर्टकट। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी। किसी भी फ्रैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ये बताएंगे। सवाल है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 का बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। पहले क्या होगा? आपको x निकालना पड़ेगा। वही है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जब x को इन सभी में जोड़ा जाता है, जब x को 9, 15, 21 और 31 ईच नंबर में ऐड किया जाता है तो संख्याएं प्रोपोर्शन में होती हैं। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 9 और 15 का डिफरेंस क्या है? 9 और 15 का डिफरेंस है 6। 21 और 31 का डिफरेंस कितना है? 10। 6 और 10 का रेशियो कितना है? 6 और 10 का रेशियो 3:5। 6 10 का रेशियो 3:5। 5 की गुणा करेंगे 9 में 45, 21 की 3 की गुणा करेंगे 21 में 63। 45 और 63 का डिफरेंस, 45 और 63 का डिफरेंस 18। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस क्या है? 2। 5 और 3 का डिफरेंस 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। एक्स का मान 9 आ गया। आगे एक्स की वैल्यू 9। अब एक्स का मान 9 आ गया। आपसे पूछा है पेपर में 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्याओं का रूट भी। एक्स का मान 9 है तो 3 नाम 27 2 25। एक्स की जगह 9 है। 9 पंजे 45 4 49। 25 का रूट 5, 49 का रूट 7, यानी कि 5 7 35। सवाल का आंसर है ये ऑप्शन करेक्ट है 35। बात समाप्त। ये हो गया सॉल्व, खत्म। शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट बनाया है। हालांकि इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में पूछा गया संख्या 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्या ए और बी तो मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट ए बी। तो आपसे सवाल में जो बेसिक पूछा गया था वो ये पूछा गया था, √3x - 2 गुणा 5x + 4। √3x - 2 गुणा 5x + 4 आपसे पूछा गया था, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x निकालना था, x। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं, ऑप्शन तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े ऑप्शन तो है नहीं, इतने छोटे छोटे ऑप्शन है, बिल्कुल मर गए, बिल्कुल मरे हुए ऑप्शन छोटे छोटे। यानी कि x का मान भी बहुत छोटा सा होना चाहिए। x का मान भी मेरे दोस्तों छोटा सा नंबर होना चाहिए। और x की वैल्यू कोई बहुत बड़ी तो होगी नहीं, 15 20 30 40 50, बहुत छोटा सा नंबर है, 5 6 7 1 2 3 बस ऐसे ही मरा हुआ। x की वैल्यू बहुत छोटी सी होनी चाहिए और x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे सारे आंसर इंटीजर है, पूर्णांक है। x का मान ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे रखते ही इंटीजर उगलने लगे, पूरी तरीके से अंडर रूट निकल जाए, यानी कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने, पूर्ण वर्ग बने। 5 रखने पर नहीं बनेगा। 6 18 - 2 नहीं बनेगा। 7 7 21 - 2 19 नहीं बनेगा। 8 24 - 2 नहीं बनेगा। 9 27 9 पे बन गया। मैं चेक किया 5 6 7 8 9 सेकंड में चेक किया। जब मैंने चेक किया तो पता चला x बराबर 9 पे बन रहा है। 9 3 27 - 2 25 का 5 अंडर रूट। 9 पंजे 45 4 49 का रूट 7 और 35 ऑप्शन में भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं x का मान 9 हो, मेरी आत्मा से आवाज आई x का मान 9 हो। यहां जोड़ देंगे, चेक कर लो। 9 9 18, 15 9 24, 18 24 का रेशियो 3 4, 21 9 30, 31 9 40, 30 40 का रेशियो 3 4। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली दो संख्याओं का रेशियो, बाद की दो संख्याओं का रेशियो है, लेकिन बिल्कुल सही है। जो कि सवाल का डाटा बहुत आसान था, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर, ये बनाए 109 करें। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, या तो x हर एक में जोड़ा जाए या x हर एक में से घटाया जाए। सवाल का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे सवाल में देखो क्या बोला गया है, यदि x को 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यहाँ पे जोड़ा नहीं, क्या घटाया गया। x को हर एक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या प्रोपोर्शन में समानुपात में रहती हैं। तो x + 4
और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो यहां भी सेम प्रोसीजर, सेम ट्रिक इस्तेमाल होगी जो मैंने अभी समझाया। आपसे जो पूछा गया है मेरे प्यारे, वो ये पूछा गया है कि x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल, ये पूछा गया x+4 एंड 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, इंटीजर में है, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, यानी कि इंटीजर है और बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, तो x की वैल्यू इतनी आसान होनी चाहिए कि यहां पे रखते ही वैल्यू परफेक्ट निकलने लगे, अंडर रूट आसानी से निकलने लगे। तो क्या रखने पर, 1 रखने पर नहीं आ रहा, 2 3 रखने पर तो कतई नहीं, 4 भी नहीं आ रहा भाई, 5। जब मैंने x की जगह 5 रख के देखा तो 5 4 9 अंडर रूट 3 और 5 3 15 16 अंडर रूट 4, आगे 12 12 ऑप्शन में भी है, तो कहीं x का मान 5 तो नहीं, 18 और 34 9 17 27 और 51 9 17, बिल्कुल सही, 5 सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान 5 ही है, खत्म। मुझे यहाँ पे ट्रिक से या x की कोई वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, कि इस सवाल का डाटा बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा हर साल में नहीं होगा, लेकिन जितने में हो रहा है वो तो करो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, ये बनाओ। सबका आंसर आ रहा 12, बहुत बढ़िया। x+2 और 3x-5 का मीन पोर्शन, मीन पोर्शन क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे x+2 और 3x-5 का मीन पोर्शन क्या आएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा क्या? ऑप्शन बिल्कुल इंटीजर है, तो क्या रखने पर आ रहा है, 5 रखने पर नहीं आ रहा, 6 रखने पर नहीं आ रहा, 7, x की जगह 7 रखूंगा, देखो आ रहा है 7 2 9 अंडर 3 7 21 -5 16 अंडर 4 12, देखो ऑप्शन भी पहला ऑप्शन 7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 58 -7 51 75 7 68, रेशियो क्या होगा 3 4, 79 -7 72 और 103 -7 96, 24 72 24 96 3 4, सेटिस्फाई भी कर रहा है रेशियो, ये उत्तर हो जाएगा, बोलिए 7। चलिए, अगर मैं मेरे दोस्तों इस सवाल को भूल जाऊं, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक्स का मान निकालना हो, बेसिक से इसका मान निकालना हो, एक्स कैसे निकालेंगे बताएं? बोला है जब प्रत्येक संख्या 58 75 79 103 में से एक्स घटाया जाता है, संख्या समानुपात में होती है, तो x+2 और 3x-5 का मीन पोर्शन। एक स्पेशल सवाल है, 58 75 का डिफरेंस कितना है 17, 79 और 103 का डिफरेंस कितना है 24, अब 17 24 का रेशियो भी मुश्किल आएगा भाई, अब 24 किस में गुणा करो, फिर 17 किस में गुणा करो, ये भी एक जंग है, कैसे करें फिर, कैसे करें, बड़ा बड़ा आ रहा है भाई। अच्छा, कैलकुलेटिव हो रहा है, अगर मैं इसको ट्रिक से करता हूं तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, हो रही है कैलकुलेशन ज्यादा है। 58 75 का डिफरेंस 17 है, इसका डिफरेंस 24 है, अब 24 की यहां पे गुणा करना, फिर 17 की यहां पे गुणा करना, कैलकुलेटिव है, ठीक है जी, कैसे करें फिर? देखो एक चीज मैं समझना चाहता हूं जो आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। जैसे चार संख्या एबीसीडी, चार संख्या एबीसीडी है, एबीसीडी समानुपात में, चार संख्या एबीसीडी समानुपात में है, चार संख्या एबीसीडी समानुपात में, इसका मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बात की दो संख्याओं का रेशियो, मतलब हुआ पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बात की दो संख्याओं का रेशियो है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि a/c बराबर b/d, अगर मैं सी को इधर ले आऊं तो b ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो रेशियो पहली और तीसरी संख्या है वो का है, वही दूसरी चौथी का भी है, जो रेशियो पहली और तीसरी संख्या का है वही रेशियो दूसरी 75 और 103 का भी है। हो सकता है यहां से कैलकुलेशन कम हो जाए है भाई, जो रेशियो 58 से 79 का है, अगर पहली दो संख्या का रेशियो बराबर, संख्या का रेशियो तो पहली और तीसरी का भाई दूसरी चौथी का भी है। अब यहां से डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्त, यहां से डिफरेंस आएगा 21, 79 और 58 का डिफरेंस 21, यहां से रेशियो कितना का डिफरेंस 103 75 का डिफरेंस 28, तो देखो थोड़ा कम हो गया, आसान होगी कैलकुलेशन, 7 से कट गया, 7 21 7 28, अब 4 की 58 में गुणा, 3 की 75 में गुणा, 4 की 58 में गुणा आ जाएगा जी 232, 3 की 75 में गुणा आ जाएगा जी 225, डिफरेंस कितना आएगा 7, नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस आएगा 1, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। ये एक और तरीका है, कहीं मिलेगा नहीं, बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर, ट्रिक बताइए मैंने आपको, ठीक है जी, ट्रिक के अंदर ट्रिक, उसके अंदर ट्रिक और उसके अंदर ट्रिक, तब जाके ये सॉल्व हुआ है जल्दी, ठीक है ना? अब कोई वाला भागम भाग रहेगा वो तो नहीं कर पाएगा जी सवाल को, ये बताएंगे जी, बताएं, ये सवाल तो नहीं होने वाला ऑप्शन से, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर भाई साहब 111, बनाइए जी। संख्याएं 54 49 22 और 21 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर संख्या समानुपात में है, 8x - 25 और 7x - 26 का रेशियो ज्ञात करें, ये तो नहीं होगा बेटा ऑप्शन से, ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। यस प्रवीण, 54 49 22 और 21 में से प्रत्येक में x को घटाने पर संख्या समानुपात में, 8x - 25 और 7x - 26 का रेशियो बताओ। 54 और 49 का डिफरेंस है 5, 22 और 21 का डिफरेंस कितना है 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 एकम 54 और 22 पंजे 110, 110 और 54 का डिफरेंस आएगा 56, और नीचे रेशियो का डिफरेंस आएगा जी 4, x की वैल्यू आ गई 14, क्या निकालना पड़ेगा शॉर्टकट से, क्योंकि ऑप्शन से होगा ही नहीं। अब x का मान 14 आ गया, आपसे पूछा इन दोनों का रेशियो 8x - 25 से 7x - 26 का रेशियो, x का मान 14 है, तो 14 8 112, 112 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 87, हालांकि 87 में 29 आता है, 29 आता है, 29 ही आंसर हो जाएगा। x की जगह 14 8 112 - 25 87, 14 7 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72, 98 - 26 72, 3 से काटेंगे तो 29/24 आंसर है, 29/24। कैसा लगा जी? एक और करेंगे, लास्ट बनाए, क्या तुमको मेरी शायद सवाल करने में मजा आया नवीन? इट विल गेट ओके आफ्टर 30 मिनट्स जी। जब 22 38 31 और 55 हर एक में से x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है, x+5 और 3x-2 का मीन प्रोपोर्शन। ऑप्शन देखा, ऑप्शन अंडर रूट में, जब ऑप्शन अंडर रूट में है तो x की वैल्यू तो इंटीजर नहीं उगलेगी, यानी कि x की जो वैल्यू कुछ खतरनाक सी होगी, इसका मतलब यहां तो x नॉर्मली निकालना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं,
जी 22 और 38 का डिफरेंस 16, 31 और 55 का डिफरेंस 24। अब 16-24 का रेशियो कितना है? 2:3। 8 दूनी 16, 8 के 24, 2:3। सवाल को सवाल में उड़ाया करो, ज्यादा लिखने की आदत मत डालो। 22 तिया 66 और 31 दूनी 62। 66-62 का डिफरेंस 4 और नीचे आएगा 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो एक्स के लिए 4 आ गई। अब एक्स का मान 4 आ गया, आपसे पूछा क्या मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल किसका? x + 5 और 3x - 2 एक्स के लिए 4 है, 4 5 9 और 3x - 2 क्या? 4 3 12 - 2 10, यानी कि 3√10 इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी 3√10 ऑप्शन एकदम ठीक है। रविंदर जी आप ही गलती कर रहे हैं, आज इतना ही, बाकी कल। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चा? हैं जी? वही सारी में कुछ गड़बड़ बताओ। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो हम पढ़ेंगे ही। चलिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रोपोर्शनल समानुपात का मीन्स वाला जो कंसेप्ट सवाल पूछा जाता है वो, ठीक है जी। और यदि x को 19, इस पे लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, 2 क्वेश्चन है उनको कर लेंगे, फिर मैं अगला टाइप आपको बताऊंगा। यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है, प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो संख्याएं समानुपात में होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। पूछा 11x + 2 का मान ज्ञात करिए, ये सवाल है। बोला गया जब x को 19, ध्यान सुनिएगा, 19, 27, 38 और 57, ये 4 नंबर है। जब इन चारों नंबर में से हर एक नंबर में से x घटाया जाता है, 19 में से भी, 27 में से भी, 38 में से, 57 में से, हर एक नंबर में से जब x घटाया जाता है तो संख्या सेम प्रोपोर्शन में होती है। 11x + 2 का मान ज्ञात करें। तो भाई ये सवाल बिना ट्रिक के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से कर ही नहीं पाओगे मेरे दोस्तों। जो नहीं कि x का मान हमेशा इंटीजर में, x का मान फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है, ठीक है भाई, चलेगा। अब 19 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8। 38 और 57 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 19। 19 है भाई, 19 27 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 38 और 57 के बीच में 19 का डिफरेंस है। अब x की वैल्यू क्या होगी? 19 की 19 में गुणा कर देंगे 361, 19 की 19 में गुणा करेंगे 361, 8 की गुणा करेंगे 38 में 240 और 72, 312, तो 361 - 312 कितना हो जाएगा भाई? 240 और 72, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 49, कुछ गड़बड़ है क्या? 240 और 64 होगा, सॉरी 2 64, ठीक है ना। 361 और 240 और 64, 304। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा 57, तो डिफरेंस आएगा 57 बटे नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, 8 19 का डिफरेंस 11। तो x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो 57/11 आ गई। अब बताओ, ह्यूमन माइंड इतना विकसित नहीं हुआ है कि अंदाजे से x का मान सोच पाए, तो भाई ये तो आपको इस कंसेप्ट से, इस ट्रिक से ही करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को ट्रिक नहीं पता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा x का मान निकालने में। x का मान 57/11 आ गया, यहाँ पे रख देते हैं। अभी 57/11, 11 से 11 कट जाएगा तो 57, 57 + 2 यानी कि 59, और 59 इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है। जबरदस्त सवाल, ठीक है ना, कल ही मैंने समझाया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल 114 ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको अपने घर पे ट्राई करो मेरे दोस्तों, और खुद से ट्राई करके देखिएगा। सीट का लेटेस्ट सवाल है और ये टाइप आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चे, टाइप समाप्त। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, प्रोपोर्शनलिटी की मैंने आपकी पूरी 2 क्लास ली, कल की और परसों की, लेकिन मैंने इन 2 क्लास में आपको इतना पढ़ा दिया और इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि आपको अपनी तरफ से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं बाकी मास्टरों की तरह करता कि मैं करवाता प्रोपोर्शनलिटी के 8 सवाल या 10 सवाल और आपको एक 100 सवाल की शीट दे देता, ये लो 100 सवाल खुद से कर लो, 100 सवाल की शीट दे देता, और आप उन 100 सवाल को बनाने में कम से कम 4-5 दिन लेते और फिर भी आपको डाउट बच जाते। मैंने क्या किया कि मैंने प्रोपोर्शनलिटी के 50 सवाल करवाए, लेकिन खुद ही करवाए और हर एक टाइप कवर करवा दिया। अब आपको जीवन में चाहे कोई भी पेपर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि 0 टू हीरो सबसे बेस्ट है। तो इसके अलावा कुछ बचा क्या करने के लिए? कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ। ध्यान सुनिएगा, चलेगा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ना अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा है अभी। अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं। अगला कंसेप्ट देखो, जो बच्चे साइंस साइड के हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है 9th 10th 11th में, उनके लिए चीज बहुत ज्यादा आसान है। जो आर्ट साइड के, जिन्होंने 9th 10th में भी मैथ नहीं पढ़ा, उनके लिए चीज हद से ज्यादा कठिन है। 2 टाइप के बालक है जिनके लिए हद से ज्यादा आसान है, चाहते हैं सर बोरिंग है बंद करो। दूसरे बालक है सर आई नहीं रहा, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। कितना फर्क है दोनों बालकों में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब सेटिस्फाइड हो। ठीक है ना। इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटे? अनुक्रमानुपाती। क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ठीक है जी, ये तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, अगर मैं इसका देसी भाषा में समझाऊं, जो आदमी जितनी मेहनत करेगा, जो आदमी जितनी स्मार्ट मेहनत करेगा, उस आदमी को उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इस जाहिर सी बात है, जो आदमी जितनी ज्यादा स्मार्ट मेहनत करेगा उसको उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। यानी कि कामयाबी सीधा अनुक्रमानुपाती स्मार्ट मेहनत की। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी संख्या भी उसी अनुपात में चेंज होगी। अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो। आप स्मार्ट मेहनत ज्यादा करोगे, कामयाबी ज्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है। आप स्मार्ट मेहनत कम करोगे, कामयाबी कम मिलेगी, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात। आप स्मार्ट मेहनत दुगनी कर दो, आप आज से दुगनी मेहनत करना शुरू कर दो, तो आपको जीवन में कामयाबी भी दुगनी मिलेगी। आप मेहनत आधी कर दो तो आपकी कामयाबी भी आधा हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरे प्यारे भाई समान अनुपात, क्लियर है? अनुक्रमानुपाती। और इस बात को लिखते कैसे? इस बात को लिखते हैं ए, मेरे दोस्तों, ए, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये होता है कि जो रेशियो ए का है वही सेम रेशियो बी का है। ये मीनिंग होता है मैथ में कि जो रेशियो ए का है वही सेम अनुपात बी का है। जैसे आपने 9वीं क्लास में न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। बिना न्यूटन का नियम पढ़े तो कोई 9वीं क्लास पास नहीं करता ना। वहां बोला जाता है कि फोर्स जो होता है अभी, वो किसके प्रोपोर्शनल? मास, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स जो होता है वो एक्सीलरेशन, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। पढ़ा है न्यूटन का नियम।
ठीक है भाई, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ये है कि जो अनुपात ए का होगा वही अनुपात बी का होगा। ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी भी उसी रेशियो में चेंज होगा। ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी भी उसी अनुपात में चेंज होगा। क्लियर है? यानी कि अगर दो क्वांटिटी है, ए की दो वैल्यू है A1 A2, अगर ए के दो मान है A1 और A2, तो A1 के करस्पॉन्डिंग B1 है और A2 के करस्पॉन्डिंग B2 है। यानी कि जो रेशियो A1 से A2 का होगा वही अनुपात B1 से B2 का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बच्चे? दूसरी बात आपको समझनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? इफ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। पहले ये सब पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप आज से ठीक 3 साल पहले तैयारी करते तो मैं बैच में पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि 3 साल पहले सब आता ही नहीं था। ये तो 2-3 साल पहले ही आना शुरू हुआ है, इसलिए जो इस पे सवाल होंगे वो 2021, 22 और 23 के मिलेंगे, उससे पहले आता ही नहीं था। मतलब अगर आप आज से ठीक 3 साल पहले तैयारी करते तो आपको रेशियो में 1.5 घंटे की ये क्लास करनी नहीं पड़ती। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, नई नई चीजें आती जा रही हैं, हालांकि मुश्किल नहीं, आसान है, बट सिलेबस तो बढ़ता जा रहा है ना। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने आपको दो कांसेप्ट बताए, फर्स्ट कांसेप्ट है और ये सेकंड कांसेप्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरे दोस्तों ये साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। ठीक है भाई? जैसे कि मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आदमी की जो कामयाबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आलस के। आदमी की जो कामयाबी है वो आदमी जो आलस करता है उसके अनुक्रमानुपाती है। आदमी आलस ज्यादा करेगा, कामयाबी कम मिलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी, इसलिए यहाँ पे 1/a लगा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है। आप आलस कम करोगे, कामयाबी ज्यादा मिलेगी मेरे दोस्तों। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, एक संख्या घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी संख्या बढ़ाओगे तो पहली घटेगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है। ठीक है जी? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्स रेशियो, जो ए का रेशियो होगा बी का रेशियो उसका उल्टा होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो क्वांटिटी दो वैल्यू A1 A2 है, ए के दो मान है A1 और A2, अगर मैं आपसे कहता हूं ए की दो वैल्यू है A1 और A2, दो वैल्यू है, तो बी का जो रेशियो होगा उल्टा होगा। बी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? B2/B1। बी का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों B2/B1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, A1/A2 बराबर B2/B1। यहां तक क्लियर है? क्या हुआ आशीष? वो आप YouTube पे देख लीजिए, आशीष आपको पता लग जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का मतलब है समान अनुपात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा अनुपात। यदि ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट एक फिक्स नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएगी, कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएगी। ठीक है ना? जहां के क्या मेरे दोस्तों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक नियतांक है, नियतांक। जैसे आपने पढ़ा ग्रेविटेशन का नियम, पढ़ा ग्रेविटेशन का नियम कि दो वस्तु हैं जिनका वजन है m1 और m2, दो वस्तु जिनके वजन m1 और m2 है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो उनके जो बीच फोर्स है वो मास के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। पढ़ा है? ठीक है भाई? दो वस्तुओं के बीच अगर फोर्स है वो मास के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। जब मैं ये साइन हटाता हूं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है जी। तो ये जी क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है पहले से, फिक्स वैल्यू। ठीक है ना? अगर आपने साइंस पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो ही आप सीख जाओगे। भाई आप ये उम्मीद मत करो कि मैं 5 मिनट के लेक्चर में सिखा दूं आपको पूरी साइंस, नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी? इसलिए आर्ट वाले हमेशा पीछे रहेंगे गणित से थोड़े, उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, मेहनत करेंगे तो टक्कर भी देंगे पूरी की पूरी। ठीक है भाई साहब? समझ में आया? तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है। ठीक है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। अब हम इस पर भी सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 115, जवाब देंगे क्या उत्तर है। एकदम बेसिक से, इससे नीचे कोई बेसिक है ही नहीं। आपको बेसिक नहीं पढ़ना, एक्चुअली आपको स्कूल का ट्यूशन पढ़ना है, चौथी पांचवी क्लास का। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं, और यही कंपटीशन का बेसिक और आपको यही पढ़ना है। इससे नीचे भी पढ़ाई होती है, लेकिन वो कंपटीशन की पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन है तीसरी चौथी क्लास का। बिल्कुल बेसिक सवाल आपके सामने, ये मैंने टाइप पढ़ा रहा हूं, इस टाइप का बेसिक सवाल है। यदि इफ P वेरीज डायरेक्टली टू R एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। इफ P वेरीज डायरेक्टली टू R, P जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, और Q जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Q जो है मेरे दोस्तों वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Q वेरीज इनवर्सली टू R, Q जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ये वाला ऑप्शन तो एकदम सही है। ठीक है जी? P इंटू क्यू बराबर कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन गलत है। देखिए अगर P R के प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्तों और Q जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं R को नीचे लाऊंगा, अगर मैं R को यहाँ ऊपर ले जाऊंगा तो R मेरे प्यारे पे क्या आ जाएगा? Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब P R के अनुक्रमानुपाती है और R Q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि P जो है मेरे दोस्तों वो Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलेगा मेरे प्यारे भाई। P जो है वो R के, मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, P R के अनुक्रमानुपाती है और R Q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो P का डायरेक्ट रिश्ता किससे बन गया? P Q के अनुक्रमानुपाती हो गया। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, यानी कि P गुणा Q क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। P की Q में गुणा होगी तो P गुणा Q बराबर कांस्टेंट। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। अब P बटे Q बराबर कांस्टेंट गुणा R स्क्वायर। मैं P बटे Q करूं तो बताओ क्या आएगा? अभी P बटे Q, अगर मैं P से Q को डिवाइड करता हूं, दिया क्या हुआ था मेरे दोस्तों? ये दिया हुआ था P बटे Q। अगर मैं P से Q को डिवाइड करता हूं, P से Q को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? भाई R और Q का मतलब 1 बटे R। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, R ऊपर पहुंच जाएगा, R स्क्वायर। तो P बटे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट नंबर आएगा, तो P बटे Q बराबर कांस्टेंट गुणा R स्क्वायर, ये भी सही है। यानी कि तीन ऑप्शन सही है, तो जो चौथा बचा वो गलत है। तो मुश्किल बात है, धीरे धीरे समझ में आएगी।
ये करके बताएंगे स्टूडेंट। अगला सवाल, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का। ये तो बेटा कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है, परिभाषा पे, ये परिभाषा थी और परिभाषा पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले करवा दिया। ठीक है, अनुक्रमानुपाती ए वेरीज डायरेक्टली विद बी। डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, यानी कि ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है। यदि ए 52 है तो बी 91 है, बी 126 है तो ए का मान क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने अभी समझाया कि ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का रेशियो है वही बी का रेशियो है। अगर सपोज ए की दो वैल्यू है, ए के दो मान है A1 A2, अब बी के भी दो मान है, A1 के करस्पॉन्डिंग B1, A2 के करस्पॉन्डिंग B2, तो जो रेशियो A1 से A2 का होगा वही रेशियो B1 से B2 का होगा, ये आपको समझना है। बोला जब A 52 है तो B 91 है, जब A का मान 52 है तो B का मान कितना है? 91। बोला है जब B का मान 126 है, जब B का मान 126 है तो A का मान क्या होगा, A2 क्या होगा, A का मान क्या होगा, ये सवाल है। क्लियर है? ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये पेपर में नहीं लिखनी है। बात समझ में आई? अभी तो शुरू हुआ। आशीष आशीष आप बहुत फड़फड़ा रहे हो बेटा, इतना मत फड़फड़ाओ। 13 चौका 52, 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 से 126 चला जाएगा 18 बार, यानी कि ए का मान आ जाएगा 18 चौका 72, 72, और 72 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। थोड़ी ना मन में शांति रखो, शांति। अगर आप मेरे पास केवल सिलेबस खत्म करने आए कि केवल सिलेबस खत्म हो जाए, चाहे सिलेबस में कुछ हो या ना हो, हमारी नौकरी लगे ना लगे, तो तुम गलत मास्टर के पास आए हो, गलत मास्टर के पास। मैं शांति से तसल्ली से सब कुछ पढ़ाने वाला आदमी हूं, सब कुछ। आपको बस मुर्दे की तरह चुपचाप पढ़ते रहना है। बताएं। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल। एमटीएस का सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भाई जो आदमी जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट जो मार्क्स स्कोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम। जो पढ़ाई में जो टाइम लगाता है, पढ़ने में जो समय लगाता है, मेरे प्यारे, जितने ज्यादा समय पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अब तो एग्जामिनर भी चिक के बता रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। जल्दी खत्म, कब खत्म होगा, मरेंगे कब हम, क्या करोगे करके बताइए। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करता है तो 60 अंक आते हैं। 75 अंक प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4 घंटे पढ़ाई करता है तो नंबर आते हैं 60, 60 नंबर। 75 अगर नंबर स्कोर करता है, 75 अंक लाता है, तो कितने घंटे पढ़ना होगा? ये आपसे पूछा कितने आवर्स पढ़ना होगा। जो मार्क्स का रेशियो है वही आवर्स का रेशियो होगा, बराबर कर दिया। तो 4 से 60 15, 15 से 75 5 बार, यानी कि 5 घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। देख लो सवाल का लेवल। ये बताओ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ई। संख्या e के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई व्हेन ए बराबर 50 ई बराबर 22 फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग ए एंड ई। तो ए और ई में क्या रिलेशन है? सवाल में ये बोला गया है कि ए जो है ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये ए जो है ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ ए ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ई को दुगना करोगे ए भी दुगना हो जाएगा, ई को आधा करोगे ए भी आधा हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, अकेला यही एक ऑप्शन है जहां ए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। संख्या ए के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा के, एक कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है के, जो अननोन है। सवाल में दिया कि जब ए का मान 50 है तो ई का मान 22 है। यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ए का मान 50 है तो ई की वैल्यू 22 है, 22। तो के का मान कितना आएगा? 50 गुणा 22 1100। के का मान 1100 आ गया। जब के की ये लाइन इसलिए दी है कि आप के का मान निकाल पाओ, कांस्टेंट 1100 है। कांस्टेंट की वैल्यू 1100 है तो ए और ई में जो रिलेशन होगा वो होगा ए बराबर 1100 बटे ई, बी ऑप्शन। लेकिन ये सवाल इतना आसान के सवाल के ऑप्शन ऐसे थे कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप केवल ऑप्शन से बना सकते थे। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया, बट ऑप्शन मेथड बताया कि ए ई के व्युत्क्रमानुपाती हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये आंसर होगा। ए के ऑप्शन में ए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट है। आप बोलोगे समझदार। ये बताएं लेटेस्ट क्वेश्चन। ये सारे सवाल प्रीवियस सर के पूछे हुए, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है, ये बनाओ। मींस लगाना है बेटा आज अलग से। A is directly proportional to B, B is inversely proportional to 1 by C, C is inversely proportional to C directly proportional to D। A और D के बीच क्या संबंध है? C ऑप्शन बता रहे हैं, सोच समझ के बताएंगे, सोच समझ के। A is directly proportional to B, B is directly proportional to C। तो अगर मैं यहां से B हटा दूं तो दोनों जगह B है, तो यानी कि क्या आ गया? साफ साफ दिखाई दे रहा है। A is inversely proportional to 1 by C, A is inversely proportional to 1 by C। अभी जो C है, C किस पे डिपेंड करता है? C डिपेंड करता है D पे, यानी कि D जिस रेशियो में चेंज होगा C भी उसी रेशियो में चेंज होगा, यानी कि A भी मेरे दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D के। भाई जिस अनुपात में C चेंज होगा उसी अनुपात में D चेंज होगा। अब A C के व्युत्क्रमानुपाती है तो A D के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कहानी थी। सुनो ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब रेशियो से है। भाई ए बी के समानुपाती है, बी सी के अनुपाती है, यानी कि ए बी का रेशियो सेम है। बी का रेशियो सी से उल्टा है, यानी कि ए का रेशियो भी सी से उल्टा होगा। ए और सी का रेशियो रिवर्स होगा, ए सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि जो रेशियो डी का वही रेशियो सी का है। अब जो रेशियो सी का वही रेशियो डी का है, यानी कि ए का रेशियो सी से उल्टा है तो डी से भी उल्टा होगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। सॉरी, ये यहां पे गलत लिख दिया, ये वाला ऑप्शन था सी। करके बताएं। किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरती है तो 7 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी? बहुत बड़ा सवाल। एक वस्तु की गिरती ऊंचाई जो है समय के घन के समानुपाती है। 4 सेकंड में अगर कोई वस्तु 192 सेंटीमीटर गिरती है तो 7 सेकंड में कितनी ऊंचाई से गिरेगी? तो मेरे दोस्तों हाइट जो है, वस्तु की जो हाइट है, गिरती ऊंचाई, वो टाइम के क्यूब के समय के घन के समानुपाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल में बोला गया है और आपको ऐसा सवाल में दिया जाएगा कि हाइट जो है वो टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरती है, 7 सेकंड में कितनी गिरेगी? तो समय कितना? 4 सेकंड। तो यानी कि 4 क्यूब में वस्तु गिरती है 192 सेंटीमीटर, तो पूछेगा 7 सेकंड। 7 सेकंड मतलब 7 का क्यूब, 7 क्यूब में कितना हाइट गिरेगी आपसे पूछा है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 4 का क्यूब 64, 64 से 192 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 343, 343 कितना आ जाएगा? 1029। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी।
ये तो बहुत आसान है, ऐसे सवाल पे डाउट आने का मतलब बिल्कुल बर्बाद हो तुम। आगे चलेंगे, एक और सवाल। सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ, बनाएंगे। ये 2020 से पहले कभी नहीं आई ये सब चीजें। अगर आप आज से 3 साल पहले तैयारी करते तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता ये सब। अभी 2000, अब ध्यान सुनिएगा, 2019 से पहले पेपर में कभी भी जो मैंने पढ़ा है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल आता ही नहीं था, एक भी सवाल नहीं था इसका। अब 2020 के बाद से ये भी आने लगा, ये भी। यानी कि जहां पहले हम रेशियो 6 क्लास में पढ़वा देते थे, वही क्लास 4 बढ़ के 10 हो गई। आज इस शीट में 200 सवाल हैं, अगली बार जब आप तैयारी करोगे तो आपको 225 सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा नई नई चीजें आती जाएंगी, वो ऐड होती जाएंगी। यदि p बराबर 2x बटे y प्लस z है, समीकरण में x y और z सभी पॉजिटिव है, किस निम्न में से किसी का हमेशा p घटेगा? p की वैल्यू किस कारण से घटेगी? x कांस्टेंट, y डिक्रीज, z डिक्रीज। x का मान तो कांस्टेंट है, अगर y घटाओगे z घटाओगे तो p बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, नीचे की वैल्यू घटाओगे तो p का मान बढ़ेगा ही, गलत है। आपको वो ऑप्शन देखना है जिससे हमेशा p घटे। x इंक्रीजेस, y डिक्रीजेस, z डिक्रीजेस, ये भी नहीं है। तो x का मान बढ़ाओगे p बढ़ेगा, y घटाओगे तो भी p बढ़ेगा, z घटाओगे तो भी। छोटी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, x डिक्रीज, y रिमेंस कांस्टेंट और z इंक्रीज। x डिक्रीज, x का मान घटाया जाता है, y कांस्टेंट रहता है, z इंक्रीज होता है, घटेगा मेरे दोस्तों। x का मान घटा दिया तो p भी घटेगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दी तो भी p घटेगा। तो ये वाले सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन नहीं है बेटे, बी ऑप्शन नहीं है, यही तो मत सोचो। पूछा किस कारण से हमेशा p घटेगा, बी ऑप्शन देखोगे, अगर x को बढ़ाओगे तो p का मान भी बढ़ेगा, अगर आप y घटाओगे तो भी p का मान बढ़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे 5 को 2 से भाग दो, क्या आता है? ढाई आता है। लेकिन अगर आप 5 को छोटी संख्या से भाग दो, 5 को 1 से भाग दो, छोटी संख्या से 2 से छोटा 1 तो 5 आएगा ना। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर छोटी संख्या y का मान घटाओगे, नीचे छोटी संख्या बनाओगे तो p बढ़ेगा। ठीक है ना। जेड भी आप बी ऑप्शन को देखो तो जेड भी डिक्रीज करोगे, पर नीचे डिक्रीज करोगे तो पी का मान बढ़ेगा, घटेगा थोड़ा ना, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन ऐसा है, एक्स डिक्रीज, एक्स घटाओगे तो पी भी घटेगा। वाई को हमने कांस्टेंट रखा, चलो जेड बढ़ाया, जेड हम बढ़ाएंगे, नीचे बड़ी संख्या, नीचे बढ़ाओगे, जब नीचे बढ़ाओगे यानी कि नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा आएगा, बड़ी संख्या से भाग देते तो छोटा नंबर आता है, छोटी संख्या से भाग देते तो बड़ा नंबर आता है। ठीक है भाई। जब तीसरा सी होगा तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीपीओ का सवाल है, अच्छा सवाल पूछ लिया सीपीओ ने। ठीक है जी, आगे चलेंगे, सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 122 करेंगे, 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, 122 और 123 बनाएं। सवाल है एमटीएस 2023 के पेपर का, इतना बेहतरीन सवाल, इतना शानदार सवाल ये पूछा गया है, मजा आ जाएगा सवाल को करके, बहुत जबरदस्त सवाल। द वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड इट्स थिकनेस। भाई एक सर्कुलर डिस्क है, जैसे आप पहले सीडी आती है ना, सीडी आती थी कैसेट सर्कुलर फॉर्म में, तो वृत्ताकार डिस्क है, उसका जो वजन है, जो वेट है मेरे प्यारे, डब्ल्यू मतलब वेट, वो मेरे दोस्तों वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। ये सर्कुलर डिस्क है, ये इसकी रेडियस है आर। इस डिस्क का जो वजन है वो रेडियस के स्क्वायर और उसकी जो मोटाई है मेरे दोस्तों, जो मोटाई है, मोटाई उसके अनुसार, रेडियस के स्क्वायर और मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है मेरे प्यारे। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर डिस्क का जो वेट है वो रेडियस के स्क्वायर और उसकी मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप रेडियस चेंज करोगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वेट चेंज होगा, मोटाई जिस अनुपात में चेंज करोगे वेट भी उस अनुपात में चेंज होगा। सर्कुलर डिस्क की मोटाई दुगना कर दोगे वेट भी दुगना हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है सवाल कि एक वृत्ताकार डिस्क का वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। द वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इट्स थिकनेस, यानी कि मोटाई। टू आइडेंटिकल और सिमिलर डिस्क हैं, दो एक जैसी डिस्क हैं जिनकी थिकनेस का रेशियो 16 रेशियो 9, दो डिस्क की थिकनेस का रेशियो 16 9 है। तो आपसे पूछा है उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सेकंड, यदि पहली का जो वेट है वो दूसरी का 4 गुना है। आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, और बोला गया कि पहली डिस्क का जो वेट है वो दूसरी का सेकंड का 4 गुना है। सवाल में आपसे रेडियस का रेशियो पूछा, कैसे आएगा? ये मोटाई का रेशियो नीचे आ जाएगा बटे में। अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो वेट के रेशियो को मोटाई के रेशियो से डिवाइड करना होगा। दो सर्कुलर डिस्क हैं, फर्स्ट और सेकंड। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि पहली का जो वेट है मेरे दोस्तों वो सेकंड का 4 गुना है। पहली डिस्क का जो वेट है सेकंड का 4 गुना है। सेकंड का वेट अगर 1 है तो फर्स्ट का वेट जो वो 4 है, वेट का रेशियो है मेरे दोस्तों। और मोटाई का क्या रेशियो है? थिकनेस, मोटाई का क्या रेशियो मेरे प्यारे में जवाब देंगे तो मोटाई का रेशियो क्या है, दोनों डिस्क की 16 रेशियो 9। अब इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आर स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा, बताओ क्या होगा? 4 नाम 36 रेशियो 16, 36 रेशियो 16 आ जाएगा जी, 9 रेशियो 4, 36 रेशियो 16 9 रेशियो 4। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर लेंगे दोनों तरफ से, रेडियस का रेशियो आ जाएगा 3 2 3 2। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 3 2। कर पाएंगे? ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ये सब चीज कुछ भी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी। एडवांस में निशा जी, एक और सवाल ऐसा ही बच्चे करके बताएंगे आप। सवाल नंबर 123 देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं, बनाओ। इस लैंग्वेज के एमटीएस के पेपर में 6-7 सवाल आए थे, मैं आपको 2 ही करवा रहा हूं, करो ऐसा ही सवाल एक और, ठीक है, थोड़ा चेंज है। द वेट ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एक क्यूब का जो वेट है उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी के अनुसार बदलता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब इज 27 रेशियो 16। इफ द वेट ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ सेकंड क्यूब और द रेशियो ऑफ एजेस, पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की एजेस का रेशियो क्या है, किनारों का अनुपात क्या है? बहुत बड़े सवाल। आप क्यूब तो जानते हैं, ये होता है क्यूब, कम से कम आप क्यूब तो जानते होंगे ना इस तरीके से, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर होती है ना, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, लंबाई भी चौड़ाई भी मोटाई भी सब कुछ ए है। बोला एक घन का वजन उसके आयतन उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। क्यूब का जो वेट है मेरे दोस्तों वो डायरेक्टली मेरे दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक घन का जो वजन है उसके आयतन उसके गुणनफल के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। सवाल में बोला पहले घन और पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की डेंसिटी का रेशियो, घनत्व का अनुपात 27 रेशियो 16 है ना। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं, वॉल्यूम आयतन। पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है, तो पूछा किनारों का अनुपात बताओ, यानी कि सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? वेट के रेशियो को डेंसिटी के रेशियो से भाग दे देंगे। बोला पहले घन का वजन दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का वजन है तो पहले घन का वजन है 4,
दोनों घनों के घनत्व यानी कि डेंसिटी का रेशियो क्या है 27:16। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा भैया, वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों कैसा आएगा, सी क्रॉस मल्टीप्लाई 16 चौका 64:27। तो 64:27 आएगा वॉल्यूम का, दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, एज का क्यूब। अगर वॉल्यूम का रेशियो 64:27 है तो दोनों क्यूब्स की साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 64 का क्यूब रूट 4, 27 का क्यूब रूट 3। तो सवाल का आंसर है 4:3। नीचे छुप गए 4:3, सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। गजब सवाल। मन भाई समझ में आया। चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर है 124, बनाए बनाए जी। पी क्यों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, पी वेरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ क्यू। पी जो है क्यू के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब क्यू 2.4 है तो पी 1.5 है, जब पी 6 है तो क्यू का मान क्या होगा। भाई साहब गलती मत करिएगा, पी जो है क्यू के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर पी की दो वैल्यू है ना P1 और P2, अगर पी के दो मान है P1 और P2 तो P1 से P2 का जो रेशियो होगा वो क्यू के स्क्वायर के रेशियो का रिवर्स होगा, Q2 स्क्वायर बटे Q1 स्क्वायर। हालांकि लिखने वाली बात नहीं है पर मैंने लिख के बता दिया, पी के दो मान है ना P1 और P2 दो वैल्यू है तो P1 के करस्पॉन्डिंग Q1 है, P2 के करस्पॉन्डिंग Q2 है, लेकिन जो पी का जो रेशियो Q के रेशियो का रिवर्स होगा, स्क्वायर में भी होगा, ये बनेगा। यानी कि जब पी 1.5 है तो Q 2.4 है, जब P1 P 1.5 है तो Q1 आपका 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर। बोला जब P 6 है, जब P का मान 6 है तो Q कितना होगा, Q2 स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त आपसे पूछा है। क्लियर है, जब P 6 है तो भैया 1.5 चौका 6, जब इधर आएगा तो अंडर रूट ले लेंगे, 2.4 के स्क्वायर का 2.4 नीचे 4 का अंडर रूट 2, तो Q2 का मान आ जाएगा 1.2। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 1.2। ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट्स आज मैं इतना ही छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, आज इतना ही, बाकी कल बाय। आपका डाउट आ रहा है 114 नंबर सवाल में, आपने करके देखा है सवाल घर पे, 114 सीटीएल के पेपर का सवाल था 2022 का, ये सॉरी 23 का, सीटीएल 2023 का क्वेश्चन है, सीटीएल 2023 का करके देखा, बनाए शॉर्ट ट्रिक बता दो पढ़ने के लिए। अच्छा यदि पी को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3p माइनस 6 एंड 9p माइनस 4। बोला जब p को इन चारों नंबर में से प्रत्येक से घटाया जाता है 8, 6, 2, 9 में से तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। आपसे 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 का बीच मीन प्रोपोर्शन। पहली बात तो p का मान फ्रैक्शन में होगा, भाई अगर मैं 2 में से कुछ घटाऊंगा तो सपोज मैंने 1 घटा दिया तो 7 5 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। यानी कि p का जो मान होगा इतना कंसेप्ट क्लियर है कि फ्रैक्शन में होगा, ठीक है ना, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, p का मान ही नेगेटिव हो गया तो ऑप्शन के भी नेगेटिव होने के चांस है। ठीक है जी, अब करें कैसे बताएं, हो क्या रहा है, जब p को इन चारों में से घटाया जाता है 8 में से p घटाओ 8 माइनस p समानुपात में हो जाते हैं, 6 में से p घटाएंगे 6 माइनस p, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो, बाकी दो संख्याओं का रेशियो, 2 में से p घटाएंगे 2 माइनस p और 9 में से p घटाएंगे 9 माइनस p, तो संख्या समानुपात में होती है। 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मध्य समानुपातिक। हाँ ये सवाल ट्रिक से नहीं हो रहा होगा, ये सवाल ट्रिक से नहीं हो रहा होगा, क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। अब कैंची गुणा करेंगे आ जाएगा मेरे दोस्तों सॉल्व। है क्या कि अगर आप ऊपर से नीचे घटाओगे, इसमें से घटाओगे ऊपर से नीचे तो p से p कट जाएगा, 8 से 6 आएगा जी 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन जब यहां आप ऊपर से नीचे घटाओगे तो डिफरेंस आएगा, p से p कट जाएगा माइनस p से 2 में से 9 घटाएंगे माइनस का 7। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है भाई, जब हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो 8 में से 6 घटाए 2 आया, अब 2 से 9 घटाया तो माइनस का 7 आया, माइनस का 7। ये प्रॉब्लम पिछले किसी सवाल में ऐसा नहीं था। अभी माइनस 7 की 8 में गुणा करूंगा, माइनस 56 2 की 2 में गुणा करूंगा 4, माइनस 56 और 4। अभी बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ फिर डिफरेंस लो, 2 में से माइनस 7 घटाएंगे 9, 60 बटे 9 20 बटे 3 आएगा p का मान, तो ट्रिक से भी हो रहा है 20 बटे 3, लेकिन ना बच्चे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अभी 20 बटा 3 ही आ रहा है ना, हाँ जी 20 बटा 3 ही आ रहा है, समझे, क्योंकि यहाँ दो, एक तरफ 2 है मेरे दोस्तों और दूसरा मेरे प्यारे भाई नेगेटिव में है, 52 बटे 5 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है जी, हाँ क्योंकि मुझसे प्रॉब्लम होगी ना, नेगेटिव में बन रहा है, तो फिर इस सवाल के लिए बेसिक बेस्ट है। अच्छा बेसिक से भी अगर जाओगे तो भी कैलकुलेशन ज्यादा है, बेसिक से भी अगर जाओगे तो भी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो भाई मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगा के दिखा देता हूं आपको। अगर आपको सॉल्व करना है, देखो p का मान निकालना है, ऊपर कुछ मत करो, ऊपर एज इट इज रहने दो, यहाँ भी मैंने 8 माइनस p रहने दिया, यहाँ भी 2 माइनस p रहने दिया, एज इट इज, ये मैंने एज इट इज रहने दिया। कंपेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि जो एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वही राइट साइड में करोगे। मैंने क्या किया कि p से p तो कटाना, अगर मैं इसमें से इसको हटा देता हूं, अंश में से हर को, अंश में से हर घटाऊंगा, माइनस p से माइनस p कट जाएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा 2 बराबर, यहाँ भी मेरे दोस्ती करूंगा, अंश में से हर को घटा देता हूं, घटाओगे तो माइनस p से माइनस p कट जाएगा, 2 में से 9 घटाएंगे माइनस का 7, माइनस का 7 हो गया। तो देखो ये होता है कंपेंडो डिविडेंडो वाला तरीका कि ऊपर से मैंने दिया, इसमें से इसको घटाया 2, जबकि इसमें से इसको घटाएंगे 2 में से 9 घटाऊंगा माइनस का 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 7 56 प्लस 7p, 7 56 ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें ना, ट्रिक से गड़बड़ हो जाएगी, प्लस 7p बराबर 2 की 2 में गुणा 4 माइनस 2p। अब इधर आएगा मेरे दोस्तों 7 2 9p बराबर माइनस 56 उधर जाएगा 4 + 56 60, तो p का मान आएगा 60 बटे 9, 60 बटे 9 आएगा 20 बटे 3, यहाँ से p की वैल्यू 20 बटे 3 आई है, p का मान आएगा 20 बटे 3। जब p का मान 20 बटे 3 आया तो आपसे पूछा इनका मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ab। अब p की जगह 20 बटे 3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चा 20 20 माइनस 6 14, p की जगह 20 बटे 3 रखोगे तो क्या आएगा 20 बटे 3, क्या जाएगा 60 60 में 4 घटाऊंगा 56, अब 14 56 क्या होता है भाई, अभी 784 784 का रूट 28 आ गया, 28 इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है 28। ट्रिक भी लगेगी लेकिन ध्यान रखना कि आपको एक वैल्यू माइनस में है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें परेशान हुए फिर हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपका डाउट बता दिया, ये हम कर ही चुके। चलिए अब यहां से रेशियो के प्रॉपर लैंग्वेज वाले सवाल, अब यहां से मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको आज की क्लास में, रेशियो के प्रॉपर एग्जाम में कैसे हमने, भैया खुशी इस सवाल में क्या है कि हमने डिफरेंस देखा तो एक तरफ प्लस में आ रहा है एक तरफ माइनस में आ रहा है, तो इग्नोर कर देंगे इस सवाल को, बेसिक से बना लेंगे जी।
अब यहां से मैंने आपको रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल करा दिए, मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी समानुपात वाले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन करा दिए। अब अनुपात के सीधे सीधे सवाल यहां से होंगे रेशियो के, है ना। रेशियो को कैसे ब्रेक करना है वो सब आपको पता है। आसान आसान सवाल करवाऊंगा पहले में, जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, कांस्टेबल वगैरह के पेपर में, प्री के एग्जाम में। जी बताएं कैसे सवालों को ऑप्शन से उड़ाना है, वो भी हम सिखाएंगे। बोला सुहाना की लंबाई और उसके पिता की लंबाई का अनुपात 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी है, पिता कितने लंबे हैं? पिता की लंबाई है 11, 11 का मल्टीपल, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये 11 से कटने वाला है, ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है। सुहाना की लंबाई उसके पापा की लंबाई का रेशियो 6:11 है। सुहाना की जो लंबाई है वो 1.02 मीटर है, 6 की लंबाई 1.02 मीटर, कितने गुना? 0.17 टाइम 17 का 102, 0.17 गुना होगा, 11 गुना 17 187, अभी दशमलव यहाँ पे लगेगा 1.87, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 11 गुना 0.17। क्लियर है जी। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर, आगे कहां चले गए हम? 134 से बताएंगे। CASF HCM 2022 के पेपर का बनाएंगे जल्दी से। ठीक है अभिषेक जी। एक डिब्बे में पेन और पेंसिल का अनुपात 7:6 है। बॉक्स में पेन और यदि 180 पेंसिलें हैं तो बॉक्स में पेन और पेंसिलों की कुल संख्या, पेन प्लस पेंसिल हो जाएंगी 7 13, 7 प्लस 13, 13 का मल्टीपल सवाल में एक ही आंसर है, डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। भाई पेन और पेंसिल का रेशियो 7:6, पेन है 7, पेंसिल है 6। सवाल में पेंसिल बोला कि 180 है पेंसिलें, 30 गुना 6 की वैल्यू 180, 30 गुना, मतलब पेन और पेंसिलों की कुल संख्या, तो कुल संख्या पेन और पेंसिल की 7 और 6 13, तो कुल है 13, तो 13 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी 390, 13 गुना 30 390। कर पाएंगे? तो कितने आसान सवाल मैं आपको करवा रहा हूं भाई। पेपर में ऐसे आसान सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारा पेपर ही मुश्किल आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं पेपर में। बताइए जल्दी से करो। 135 बनाए, अलग अलग नहीं निकालना। द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल आर इन द रेशियो 9:5। बैट और बॉल की कीमत का रेशियो 9:5 है। बैट बॉल के प्राइस का रेशियो 9:5 है। बोला बल्ले की कीमत बॉल से 380 रुपए ज्यादा है, गेंद की कीमत बताओ। बैट बॉल की प्राइस का रेशियो 9:5 है, बैट की कीमत बॉल से कितना ज्यादा है? बैट की कीमत है बॉल से बैट की 9, बॉल की 5, 4 यूनिट। 4 के वाले सवाल में 380 रुपए दिए, कितने गुना? 95 गुना, 95 टाइम्स गेंद की कीमत। गेंद की कीमत है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 95 गुना होगी, तो 5 गुना 95 कितना आएगा? 450 और 25, 450, 475 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है, 475 रुपए, 475 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाएंगे। 136 करें, जल्दी बनाएं सभी लोग। एक कारखाने में मेल फीमेल पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो 14:19 है। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, टोटल 2145 है, तो आपसे पूछा महिलाएं कितनी हैं। महिलाएं जो भी होंगी 19 का मल्टीपल होंगी। फीमेल आपसे पूछा है, मैंने बताया कि कैसे करना है। फीमेल है 19, टोटल आपको दिया है, तो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। तो 14 प्लस 19, टोटल कितना? मेल प्लस फीमेल 33, तो आउट ऑफ 33 19 महिलाएं हैं, आउट ऑफ 33 19 महिलाएं। अब 5 से तो कटने वाला होगा ही, तो ये आंसर नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब 1645 होगा कि 1235 होगा, ये आपको देखना है। तो भाई 16 से तो कम ही आएगा, 33 का आधा होता है 16.5, तो 1235 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 19 से कटने वाला ये है, 19 से तो कटेगा, ऊपर 19 आ रहा है, तो मेरे दोस्तों ये तो नहीं कट रहा 19 से, 52 के बाद 12 नहीं, ये नहीं कट रहा, तो आंसर है डी ऑप्शन 1235। इस तरीके से सवाल कर लिया जल्दी से और आगे बढ़ गए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, कैलकुलेट करने के चक्कर में लग जाओ पूरा, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा जी। कहां गया? 137 नंबर सवाल, ये बताएंगे जी। 137 करो। ये सवाल 2023 के प्री में आया है, करेंगे बच्चे जल्दी से सवाल। एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यह 6 7 8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट की लंबाई ज्ञात करिए, सवाल है आपके सामने, ठीक है। लेटेस्ट आया सीजल में, एक खंभा कुल कितना लंबा है? 9030 सेंटीमीटर लंबा है, इसको रंगा गया है सफेद, सॉरी केसरिया व्हाइट और ग्रीन, है ना, सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, सबसे आखिर में ये वाला ग्रीन है, सेफ्रॉन व्हाइट ग्रीन। ग्रीन कलर की लंबाई, हरे भाग की लंबाई ज्ञात करो, तो ग्रीन कलर कितना इस्तेमाल हुआ है जी? 8 यूनिट, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? टोटल है भाई 6 7 13 8 21, 21 आ जाएगा मेरे दोस्त, 8/21, और मेरे को ये सॉल्व करना है। तो 21 चौक 84, 6 3 21 63 430, तो 3200 और 240 कितना आएगा? 3440, तो 3440 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन, ठीक है 3440। आगे चलेंगे, मुझे लगता है कि आप ऐसे आसान सवालों को कर पाएंगे धीरे धीरे ना। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, करके बताएं जल्दी से, क्या उत्तर है इस कमबख्त सवाल का? बनाएं, बता दिया आकाश जी मैंने, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा बोला है 3 धनात्मक संख्याएं 4 5 7 के रेशियो में, 3 धनात्मक संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 15210 है, तीनों के स्क्वायर का सम पूछा। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तीनों संख्याओं का सम, तीनों संख्याओं का योग आएगा 4 5 9 7 16, 16 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 16 से ये नहीं कटता, 16 से ये नहीं कटता, ये ऑप्शन 16 से कटता, ये आंसर है। हो गया सवाल, ऑप्शन से सॉल्व, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं कि 3 संख्या 4 5 7 के रेशियो में है, उनके वर्गों का योग दिया, मैंने आपसे क्या पूछा है कि रेशियो में जोड़ा और घटाना तो किया जा सकता है आसानी से, लेकिन गुणा करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। रेशियो में हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर मैं यहां पे रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 4x 5x और 7x, रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल, सब इनके स्क्वायर का सम जब मैं करूंगा, है तो क्या आएगा? 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना आएगा? 16 25 34 नहीं, 16 25 41, 41 प्लस 49 हो जाएगा आपका 90, 90x स्क्वायर बराबर 15210। कितनी बार जाएगा ये? जीरो तो कट गया, 9 एकम 9 6 2 9 छिक्का 54, और मेरे दोस्तों आपका कितना बचेगा यहाँ से? 8 9 81।
एक्स की वैल्यू 13 आ गई। सॉल्व करने पर एक्स का मान 13 आ गया। आपसे पूछा तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 4 5 7 5 4 5 9 7 16 एक्स। एक्स की वैल्यू 13 है तो 16 गुणा 13 यानी कि 208 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ये हो जाएगा। ठीक है जी। आकाश कहने से प्लीज नहीं बता। आकाश क्या नहीं बताया? आकाश भाई बताया तो है, 114 नंबर बता तो दिया, डाउट ये तो था। आपने देखा नहीं लेक्चर तो क्या करें हम? ठीक है जी। तो हमने सिखाया यही है कि बेटा रेशियो को जोड़ा घटाना तो आसानी से जा सकता है, लेकिन स्क्वायर करना हो क्यों करना हो, तो जो रेशियो का मल्टीपल होता है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे ये तो मैंने आपको समझा बेसिक, किताबों में भी यही सॉल्यूशन मिलेगा, मास्टर भी ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसे करना नहीं है। वो बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी रेशियो हटेगा तो एक मल्टीपल रेशियो क्या होता है भाई, अगर आपके पास कुछ संख्या ली हुई है तो जब हम संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है, और वही कॉमन चीज क्या होती है? वही कॉमन चीज होती है रेशियो का मल्टीपल, गुणक। ठीक है भाई। अब संख्या 4 5 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 15210 है, तो आप डायरेक्ट इनके वर्गों का योग करो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो 16 प्लस 25 प्लस 49 कितना आएगा? 90 है। तो वर्गों का योग, ये स्क्वायर का सम 90 है। 90 की वैल्यू 15210 दी है, कितने गुना? 169 गुना। तो 169 के रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है। ये स्क्वायर का सम, ये वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग है मेरे प्यारे भाई। वर्गों का योग मेरे दोस्तों, वर्गों का योग का सम 169 है ना, स्क्वायर का सम 169, तो मल्टीपल क्या होगा मेरे दोस्तों? यानी कि जो 169 है रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है, रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर, तो रेशियो का मल्टीपल क्या होगा? 13। 169 का रूट 13, ये सोचना डायरेक्ट आपको। ये जो 169 है रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है, तो रेशियो का मल्टीपल क्या होगा? 13। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू क्या आएगी? 13 39 आ जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 39, आंसर। ये भी पूछ सकता है, कर लोगे? चलिए अगला सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 139, इसे कल बताऊंगा, कंसेप्ट बताना है। एक टाइप और पढ़ा देता हूं आपको, बताओ 140 41 42 करेंगे, 140 141 142 करेंगे। सर 2032 से सतयुग प्रारंभ हो रहा है। नहीं करण जी, अभी तो कल की अवतार ही नहीं आया। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया। नया दैनिक संग्रह क्या है? नया डेली कलेक्शन क्या है? यदि वृद्धि से पहले डेली कलेक्शन 2,27,500 था, यदि डेली कलेक्शन बिफोर प्राइस हाइक 2,27,500 था, ये आपसे पूछा गया है, बताएं। बच्चों सुनो, एक पार्क में जब आप जाकर घूमने, एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। एक फन पार्क का जो एंट्री टिकट है वो पहले 7 रुपए का था, 9 हो गया, 7 से बढ़ के 9 हो गया एंट्री टिकट। भाई जब टिकट महंगा हो गया तो लोग पार्क में जाना कम कर देंगे। फुटफॉल मतलब होता है मेरे दोस्तों पार्क में जो लोग आते हैं चल के, लोगों की संख्या, पैरों से तो चल के आएंगे, सिर से थोड़ा आएंगे। तो पार्क में जो लोग घूमने आते हैं फन पार्क में, उनकी संख्या 13:11 के रेशियो में घट गई। यानी कि पार्क में अगर पहले 13 लोग घूमने जा रहे थे तो 11 लोग ही पार्क में आ रहे हैं। पहले टिकट 7 रुपए का था, 13 लोग घूमने आते थे, तो कलेक्शन कितना होता था? 7 गुना 13। अब टिकट 9 रुपए का है, अब पार्क में 11 लोग आते हैं, तो अब कलेक्शन कितना होगा मेरे दोस्तों? 9 गुना 11 99 का। यानी कि पार्क में पहले जो कलेक्शन था, अब जो कलेक्शन है उसका रेशियो ये आ गया। कटेगा तो है नहीं, यानी कि 91:99। ये बात आपको समझनी है। मैं भी कह सकता हूं कि अगर पहले मेरे दोस्तों किसका रेशियो है? डेली कलेक्शन का। आगे कलेक्शन का, पैसे की जो कमाई है, जो दैनिक संग्रह है, पहले अगर 91 यूनिट का कलेक्शन होता था, 99 यूनिट का कलेक्शन होता है। पूछा है नया दैनिक संग्रह क्या है, तो 99 है। यानी कि आंसर जो भी होगा 9 और 11 से कटने वाला होगा। अभी ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, अंकों का योग 9 से नहीं कटता, 2 2 4 5 में ये भी नहीं कटता, 2 7 9 ये भी कटता है 9 से, 5 4 में 9 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, जरूरत नहीं करने की। सॉल्व करना चाहते हो भी हो जाएगा। पहले डेली कलेक्शन कितना था? 2,27,500, 2,27,500 बताओ कितने गुना है? 91 दूनी 182, बचेगा 18 27 45 455 बचेगा, ये 5 बार जाएगा, 2500 गुना। ये भी 99 का 2500 गुना होगा। अगर 100 गुना 2500 होता तो होता 2.5 लाख, अगर 2500 गुना 100 होता 2.5 लाख, लेकिन 100 से एक कम है, तो 2.5 लाख से 2500 कम आएगा। 2.5 लाख से 2500 रुपए कम है, देखो ये 2.5 लाख से 2500 कम। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल ये बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है, सही बताएं जल्दी से करेंगे। 141 नंबर प्रश्न करो, एक और ऐसा ही। If by increasing the price of ticket in the ratio 8:11, the number of tickets sold fall in the ratio 23:21. Then what is the increase in revenue? If revenue before increase in price of ticket was 36,800, so revenue में राजस्व में कितनी वृद्धि हुई? अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले रेवेन्यू 36,800 रुपए था। सुनिए, टिकट का प्राइस 8:11 के रेशियो बढ़ गया। पहले एक टिकट 8 रुपए का था तो वही टिकट 11 रुपए का हो गया, लेकिन टिकट का प्राइस बढ़ गया तो टिकट की संख्या कम होगी, भाई टिकट कम बिकेंगे। पहले अगर 23 टिकट बिक रहे थे 23, तो कितने टिकट बिक रहे हैं मेरे दोस्तों? 21। पहले अगर 23 टिकट बिक रहे थे तो कितने टिकट बिक रहे हैं? 21। ठीक है, यदि टिकट 8:11 के अनुपात में बढ़ते हैं, यानी कि पहले टिकट 8 रुपए का था, टिकट प्राइस अब 11 का है, लेकिन पहले 23 लोग आते थे तो कितना पैसा कमाओगे? एक टिकट 8 रुपए का, 23 लोग आ रहे हैं तो 8 गुना 23, अब 11 रुपए का 21 लोग आ रहे हैं, तो 23 8 184 और 11 गुना 21 आ जाएगा 231। यानी कि पहले रेवेन्यू 184 का था तो अब 231 हो गया। पूछा रेवेन्यू कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 11 में से 4 गया 7 और 12 में से 8 गया 47 बढ़ गया रेवेन्यू, 47। बोला टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले, टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले रेवेन्यू था 36,800। पहले रेवेन्यू जो था वो 36,800 था। 184 के लिए 36,800 कितना? 200 गुना। तो ये कि 47 के लिए भी 200 गुना होगी, 47 दूनी 94 रुपए, तो रेवेन्यू 94 बढ़ा है। बी ऑप्शन आंसर है, बी। ठीक है जी, करेंगे लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी टाइप का करेंगे। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 142 बताएं, बताएं जल्दी से। द रेलवे फेयर ऑफ एसी स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है 4:1 में है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3:25। जबकि एसी क्लास में और ऑर्डिनरी नॉर्मल क्लास में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनकी संख्या का रेशियो 3:25 है। द टोटल कलेक्शन 74,000 है। तो आप बताओ कि एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर्स ने कितना पे किया है? देखो
दो रेलवे में दो क्लास है, एसी और ऑर्डिनरी, एसी स्लीपर क्लास और ऑर्डिनरी क्लास। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है वो 4:1 के रेशो में है। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया 4:1 के रेशो में। जबकि जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर एसी क्लास में 3 पैसेंजर हैं तो गरीब देश है हमारा, ऑर्डिनरी क्लास में 25 पैसेंजर हैं, तो कितना पैसा कलेक्ट होगा? एसी का टिकट 4 रुपए का, 3 लोग जा रहे हैं तो 12, और ऑर्डिनरी क्लास से कितना कलेक्ट होगा? एक किराया 25 लोग ट्रेवल कर रहे हैं 25, टोटल कलेक्शन कितना होगा? एसी और ऑर्डिनरी क्लास से 12 + 25 37, टोटल कलेक्शन हुआ 74,000 रुपए। तो 37 की वैल्यू 74,000 रुपए, 200 गुना 37, 2,000 गुना। आपसे पूछा एसी का, तो एसी का भी हो जाएगा 12, 12 की वैल्यू 2,000 गुना 24,000 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाएंगे, आसान टाइप है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आज की कहानी को मैं यहीं विश्राम देता हूं, आगे तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसके। बाय। 4 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं सिलेक्टेड एक साथ, बागपत से थे, एक औरैया डिस्ट्रिक्ट से थे, एक मेरे बुलंदशहर जिले से थे, एक हरियाणा से थे, हैं, हाँ चित्रकूट से थे एक, और 2 जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, एक अकाउंटेंट है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं। तो भाई 4 लड़के हैं, 4 लड़के बड़े मन से आए थे, शाम 4 बजे की क्लास में फिर नहीं मिल पाया। बताओ यार। मतलब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा मिलने के लिए आते हैं कि आपकी क्लास छूट जाती है। चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा तो नहीं मेरे से? हाँ। आप में से कौन है जो दिल्ली आके हमसे मिलना चाहते हैं एक बार? अच्छा भैया पवस, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान सा है लेकिन पता होना चाहिए। देखिए ध्यान सुनिएगा एग्जांपल से। जैसे दो संख्याएं हैं, माना ए और बी, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 7:11। माना दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका अनुपात 7:11 है। ठीक है, दो संख्या ए बी 7:11 के रेशियो में है। ठीक है ना, मैं सवाल लिख नहीं रहा हूं, केवल बोल रहा हूं कि दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 7:11 है। दोनों संख्याओं को मेरे प्यारे भाई, दोनों ही संख्याओं को 360 और 360 बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 360 और 360 बढ़ाया जाता है। दोनों ही संख्याओं को 360 बढ़ाया जाता है, दोनों में से प्रत्येक संख्या को। ए का मान भी 360 बढ़ाया गया और बी का मान भी 360 बढ़ाया गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने के बाद हुआ क्या मेरे दोस्तों? अभी ऐसा करने के बाद ए और बी की वैल्यू का जो रेशियो है वो 13:17 हो गया। ठीक है ना, फिर से सवाल पढ़ देते हैं कि दो संख्याएं ए और बी का मान 7:11 के रेशियो में है। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 360 बढ़ाया जाता है और ए और बी का रेशियो 13:17 हो जाता है। तो आपसे पूछा है ए और बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, ए और बी का प्रारंभिक मान क्या है, आपसे पूछा गया है। ए की और बी की इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे सर कैसे आसान है? देखिए दो संख्याएं ए और बी का इनिशियल रेशियो, दो संख्याएं ए और बी 7:11 के रेशियो में है शुरुआत में। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 360 बढ़ाया गया, ए का मान भी 360 बढ़ाया गया, बी का मान भी 360 बढ़ाया गया, और अब ए बी का रेशियो 13:17 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू। ये आसान क्वेश्चन है, आसान है मेरे प्यारे भाई। देखो दोनों में प्रत्येक संख्या को ए को और बी को समान बढ़ाया गया 360। जब ए और बी को इक्वल बढ़ाया गया 360, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। भाई ए का मान पहले 7 था, 7 से 13 हो गया, तो ए का मान कितना बढ़ा? 6। बी का मान पहले 11 था, 11 से 17 हो गया, बी का मान भी कितना बढ़ा? 6। तो देखो दोनों में गैप सेम है, ए का मान भी 6 यूनिट बढ़ा, बी का मान पहले 11 यूनिट था, 17 हो गया, बी का मान भी 6 यूनिट बढ़ा, दोनों का मान 6 यूनिट बढ़ा, जबकि बढ़ा कितना है? 360। तो 6 की वैल्यू 360 है, 60 गुना, 60 टाइम्स 60 गुना, तो ए का मान है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना होगी। तो ए का मान आ गया मेरे दोस्तों 420, बी का मान भी मेरे दोस्तों 11 का 60 गुना होगा, 11 का 60 गुना 660, तो बी की इनिशियल वैल्यू आ गई 660। ये हो गया क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब डिफरेंस सेम ना हो, प्रॉब्लम तब आती है मेरे प्यारे भाई जब गैप सेम ना हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके से कहता हूं कि जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, सेम एग्जांपल लूंगा मेरे दोस्तों। हम आपसे कहते हैं कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, उनका रेशियो मेरे प्यारे भाई कितना कर लेते हैं? दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो 8:5 है। कितना रेशियो? 8:5। दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका रेशियो 8:5 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर दो संख्या ए और बी हैं, इनका रेशियो 8:5 है मेरे दोस्तों। ए का मान भी 3570 बढ़ाया गया 3570, और बी को भी 3570 बढ़ाया गया, दोनों को सेम गैप से सेम डिफरेंस से बढ़ाया गया मेरे प्यारे भाई। दो संख्या ए और बी हैं जिनका रेशियो 8:5 है, ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया, और ए और बी का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना? 13:9। ए बी का रेशियो 13:9 हो गया मेरे दोस्तों, 13:9। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, ए का प्रारंभिक मान क्या है, और बी का प्रारंभिक मान क्या है? जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ। अब आप ये कोई आप ये मत समझो कि मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, एग्जांपल है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सभी लोग इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, लॉजिकली समझते रहिएगा कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 8:5 है, ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया। अब ए और बी का रेशियो बढ़कर चेंज होकर बदलकर 13:9 हो गया, तो ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, बी की इनिशियल वैल्यू क्या है? जवाब दीजिएगा ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा भाई। यहां पे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम बढ़ाई गई है, ए का मान भी 3570 बढ़ाया गया, बी का मान भी 3570 बढ़ाया गया, तो गैप भी सेम होना चाहिए, गैप भी सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर गैप भी सेम होना चाहिए। अगर मैं देखो ए का मान पहले 8 यूनिट था, ए का मान 8 से 13 हो गया, ए का मान 8 से 13 हो गया, तो ए का मान कितना बढ़ा है? 5 यूनिट। बी का मान पहले 5 था, 5 से 9 हो गया, बी की वैल्यू 5 से 9 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 4 यूनिट। भाई सवाल तो कह रहा है कि दोनों को बराबर बढ़ाया गया, 3570, ए को भी 3570 बढ़ाया गया, बी को भी 3570 बढ़ाया गया, लेकिन जब मैंने रेशियो में डिफरेंस देखा तो अलग आ रहा है। ए का मान 8 से 13 हुआ, 5 यूनिट बढ़ा, बी का मान 5 से 9 हुआ, 4 यूनिट बढ़ा, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं था मेरे प्यारे भाई, इजीली हो गया था। इस सवाल में रेशियो का डिफरेंस सेम है ही नहीं, जब रेशियो का डिफरेंस ही सेम नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो हमको सेम बनाना पड़ेगा।
सेम बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, मेरी एक बात ध्यान रखिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूं, हर रेशियो के सवाल में अप्लाई होगी। अगर सम को डिफरेंस, अगर रेशियो के सम को बराबर बनाना है, अगर रेशियो के सम को बराबर बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो के डिफरेंस को बराबर बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। बात सुनिएगा मेरी, अगर रेशियो के सम को, अगर रेशियो के योग को बराबर बनाना है तो योग से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, उल्टी मल्टीप्लाई करना है। सुनिएगा मेरे प्यारे, लॉजिकली सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां ए का मान 8 है, बी का मान 5 है, तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए और बी के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। ए को भी 3570 बढ़ाया, बी को भी 3570 बढ़ाया, ए बी का रेशियो होगा 13:9। 13 और 9 के बीच में, 13 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4। 13 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटे, 4 का डिफरेंस है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जैसे सवाल में मेरे दोस्तों, यहां दोनों संख्याओं को सेम बढ़ाया गया है लेकिन अंतर तो सेम है नहीं, तो मुझे डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। यहां मेरे दोस्तों कितने का गैप है रेशियो में, 8 और 5 में 3 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है, 13 और 9 में 4 का डिफरेंस है। कांसेप्ट सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार बता ही नहीं सकता। यहां 3 का गैप है, 4 का गैप है। अगर मेरे प्यारे भी सेम बनाना है तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर, नीचे 4 का गैप है, ऊपर 3 का गैप है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, और ऊपर 4 से गुणा कर दो। नीचे 3 से गुणा कर दो और ऊपर 4 से गुणा कर दो। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है, बस यही चीज आपको करनी है। बोलिए बात क्लियर, यस और नो? भाई नीचे 4 का गैप है, ऊपर 3 का गैप है, हमें डिफरेंस को सेम बनाना है। अगर सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई करो। या 4 का गैप है, ऊपर 4 से गुणा है, 3 का गैप है, नीचे 3 से गुणा कर दिया गुणा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। भाई ऊपर 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 से 5 चौक 20, 32 रेशियो 20 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। या 3 से अंदर गुणा करेंगे क्या होगा, 13 3 39, 9 3 27, 13 की 3 में गुणा करेंगे 39, 9 की 3 में गुणा करेंगे 27, 39 रेशियो 27। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा डिफरेंस सेम हो गया। ए का मान पहले 32 यूनिट था, ए का मान 32 से 39 हो गया, तो ए का मान बढ़ा कितना, 7 यूनिट। ए की वैल्यू 32 से 39 होगी, ए की वैल्यू कितनी बढ़ी, 7 यूनिट। बी का देखो, बी का मान पहले 20 यूनिट था, 20 से 27 हो गया, बी का मान कितना बढ़ा, 7 यूनिट। ए का मान भी 7 यूनिट बढ़ा, बी का मान भी 7 यूनिट बढ़ा। देखो गैप सेम बन गया कि नहीं बन गया, गैप सेम बन गया। आप बोलोगे हां जी सर गैप सेम बन गया। ए का मान भी 7 यूनिट बढ़ा 32 से 39, बी का मान भी 20 से 27 हो गया, 7 यूनिट बढ़ा। दोनों की वैल्यू 7 यूनिट बढ़ी, जबकि सवाल के अनुसार दोनों बढ़े कितने, 3510। तो 7 यूनिट के लिए सॉरी 3570 दे रखी है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 7 5 35, 7 1 7 510 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों यहां पर 510। 1 यूनिट के लिए 510 आ गई। आपसे पूछा ए की इनिशियल वैल्यू, तो ए की इनिशियल वैल्यू है 32 यूनिट, 32 की वैल्यू आ जाएगी 32 गुना 510। 32 की जब 510 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 32 पंजे कितना होता है भैया, 16320, 16000 और 32 की 10 में 320, इसका आंसर हो जाएगा। बी का मान है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 20 गुना 510, 20 गुना 510 कितना आएगा, 10200, क्या 102, 10200, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। आपसे फाइनल वैल्यू पूछता है और बी की फाइनल वैल्यू तो निकाल लेते, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है यहां से। तो मैंने बस आपको एक ही बात सिखाई है कि अगर रेशियो का डिफरेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाया जा सकता है। रेशियो का डिफरेंस को सेम करने का तरीका क्या है, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। सभी को कांसेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। अब इस पर बेसिक प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 139 बनाएं जी। एक ही सवाल कराऊंगा। बोला है दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। दो संख्याएं मेरे दोस्तों, मैं उनको नाम भी दे देता हूं, चलिए फर्स्ट और सेकंड। मैंने दो संख्याओं को नाम भी दे दिया, फर्स्ट और सेकंड। दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है? दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में है, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, पहली संख्या को भी 420 घटाया गया और दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया। अब रेशियो हो गया 17:11। रेशियो कितना होगा, 17:11। तो आपसे पूछा है संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताएं। दो संख्याएं 29:20 के रेशियो में है, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया, पहली संख्या को भी दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया, रेशियो 17:11 हो गया। पूछा है संख्याओं के बीच का डिफरेंस। देखो क्लियर है सभी को सवाल, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। दोनों ही संख्याओं को बराबर कम किया गया, इसको भी 420 कम किया गया, इसको भी 420 कम किया गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। हालांकि इस सवाल को आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं के बीच अंतर, जब कुछ ना मेंशन किया जाए तो आप हमेशा इनिशियल वैल्यू लगाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। पहली और दूसरी संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, 9 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। अगर गौर से देखो मेरे प्यारे भाई यहां पर, तो पहली संख्या 29 से 17 हुई, कितनी घटी है, 12 यूनिट। दूसरी संख्या 20 से 11 हुई, कितनी घटी है, 9 यूनिट। गैप सेम नहीं है भाई, 12 यूनिट घटाए 9 यूनिट कम हुआ है, जबकि दोनों संख्या 420 हुई है। गैप सेम नहीं है तो गैप को सेम बनाना होगा, गैप को सेम बनाना होगा। अभी भी समझाया कि गैप को सेम बनाने के लिए हमें डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। या 29 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। या 17 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का। 17 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये 9 और 6 भी तो कट रहे हैं आपस में, ये 9 और 6 भी तो कट रहे हैं मेरे दोस्तों। 9 और 6 का रेशियो देखो, दो तरीके होते हैं एक ही बात को सोचने के। यहाँ बीच का गैप कितना है, 9, यहाँ बीच का गैप कितना है, 6। 9 और 6 को सेम बनाना है। 9 और 6 का सेम बनाने का मतलब 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 से कटने वाला नंबर 18 9 है, तो 9 को 18 अगर बनाना है तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से। ऊपर 2 से गुणा कर दो भैया। 6 को 18 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। 3 से गुणा कर दो, ठीक है भाई। या 9 है या 6, गैप को सेम बनाना है तो 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दो। या 6 को 18 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। या तो आप ऐसे सोचो, दूसरा तरीका यह है सोचने का कि भाई साहब यहाँ 9 का गैप है, डिफरेंस 29 20 में 9 का 6 का डिफरेंस है। ये 9 6 भी तो आपस में कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 9 6 3 से। 3 3 9 3 दूनी 6, 3 से कट रहे हैं, 3 3 9 3 दूनी 6। मैंने क्या सिखाया, उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई। यहाँ 2 का गैप है, ऊपर 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई। या 3 का गैप है तो नीचे 3 से गुणा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि मैं बात जानता हूं रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 दूनी 58 रेशियो 40 हो जाएगा। 58 29 दूनी 58 रेशियो 20 दूनी 40। या 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 17 3 51 11 3 33, 17 3 51 मेरे प्यारे भाई, और 11 3 33। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा कि पहली संख्या 58 से 51 हो गई, तो पहली संख्या कितना घटी है, 7 यूनिट। दूसरी संख्या 40 से 33 हो गई, दूसरी संख्या भी कितना घटी है, 40 से 33, 7 यूनिट। गैप सेम हो गया, ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 कम हुआ, ये भी 7 कम हुआ, क्योंकि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक को कम कितना किया गया, 420। तो 7 यूनिट के लिए 420 है, कितने गुना, 60 गुना। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर,
ये तो पता नहीं क्या कि अंतर बाद का बताना है पहले का, तो हम हमेशा जब कुछ ना बोला जाए इनिशियल वैल्यू बताएंगे। भाई दोनों संख्याओं में इनिशियली कितने का अंतर है? 58 और 40 में 18 यूनिट का। दोनों संख्याओं में इनिशियली ऐसा नहीं कि आप दोनों संख्या निकालो फिर उनका डिफरेंस करो, डायरेक्ट डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकालो। 58 और 40 में कितना का डिफरेंस है? 18 यूनिट का। भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 60, तो 18 यूनिट की वैल्यू आई 18 गुणा 60 यानी कि 1080। तो दोनों संख्याओं का अंतर 1080 है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है भाई। कर लोगे एक ही क्वेश्चन। तो देखो भैया कितना सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको इजी एग्जांपल दिया जहां गैप ऑलरेडी सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर गैप सेम नहीं है तो गैप सेम कैसे बनाएंगे हमने आपको वो समझाया, फिर हमने उस पर बेसिक प्रीवियस ईयर का सवाल करवा दिया। अब तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए 140, 141, 142 सवाल मैंने कल ही बता दिए थे। आज आगे का क्वेश्चन करेंगे यहां से 143। बताएं प्यारे बच्चों, करो। अरे भाई अब यहाँ पे रेशियो की लैंग्वेज भी सवाल है। जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट होगा उसमें उतने सवाल करवाऊंगा। इस सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9 रेशियो 6 रेशियो 11। एक धनराशि एबीसी के बीच 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के सी को दे देता है तो एबीसी के हिस्सों का अनुपात 4 3 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? बी और सी की इनिशियल वैल्यू का बी और सी के शेयर का सम क्या है बिगिनिंग में? बहुत आसान सवाल है। साल बोला एक धनराशि एबीसी के बीच बांटेगी 9 6 11 के रेशियो में। एबीसी के बीच बांटेगी एक धनराशि 9 6 11 के रेशियो में पूछा है। शुरुआत में बी और सी के हिस्सों का योग, बी और सी के हिस्से का योग शुरुआत में क्या है? 6 + 11 17। तो आंसर 17 का मल्टीपल आ गया, 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता, अकेला ऑप्शन है जो 17 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं पेपर में होता तो मैं सवाल को इस तरीके से करता, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस प्रकार से बनेगा मैं आपको लॉजिक सिखाना चाहता हूं कि एक धनराशि को कुछ पैसे भाई उनको एबीसी के बीच बांटा गया 9 6 11 के अनुपात में। एक धनराशि को एबीसी के बीच बांटा गया 9 6 11 के रेशियो में। बोला है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकालकर सी को दे देता है। भाई ए अपने पॉकेट से 500 की पत्ती निकाल दे 500 रुपए, और 500 रुपए निकालकर ए जो है सी को दे देता है। सी को ए ने 500 का नोट निकाला और सी को दे दिया। तो एबीसी के हिस्सों का रेशियो, एबीसी के शेयर का रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 6 हो जाता है। पूछा बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम। तरीके से करेंगे मेरे प्यारे, ध्यान सुनेगा। जो चीज करनी थी वो कर दी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज छेड़ी ही नहीं गई, ये मैं रेशियो में पूरा अर्थमेटिक में बता रहा हूं, हर जगह इस्तेमाल होगा। जो चीज छेड़ी ही नहीं गई है वो तो सेम रहनी चाहिए ना। ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया। बी के पास पहले जितना पैसा था आज भी उतना ही पैसा होना चाहिए। यही इस सवाल का लॉजिक है, और आगे भी हम इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे कि जो चीज हमने कम ज्यादा कर दी वो तो कम ज्यादा हो गई। इन्हें 500 की पत्ती निकाल के सी को दे दी, लेकिन बी के साथ तो कुछ नहीं किया ना। बी के पास पहले जितना पैसा था आज भी उतना ही होना चाहिए। इन्हें 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दे दिया। भाई बी के पास पहले 6 यूनिट था, अब बी के पास 3 यूनिट है। गलत बात है। अगर बी के पास पहले 6 था तो आज भी 6 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा कि बी को 500 का नोट ना दिया गया है ना उससे लिया गया है। तो बी के पास अगर पहले 6 था तो अब भी 6 होना चाहिए। तो इस 3 की वैल्यू को, 3 को अगर 6 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा करनी पड़ेगी। रेशियो किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 4 की 2 में गुणा करेंगे 8, ये 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 6 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो बी की वैल्यू सेम होगी, बी के पास पहले भी 6 यूनिट था, बी के पास आज भी 6 यूनिट है। बी की वैल्यू को मैंने सेम बना लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखो तो ए के पास पहले 9 यूनिट था, ए के पास 8 यूनिट हो गया, तो ए का मान कितना घट गया? 1 यूनिट। बी सी के पास पहले 11 था और सी के पास 12 हो गया, सी का मान कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। ए का मान 1 यूनिट कम हुआ, सी का मान 1 यूनिट बढ़ा, और ए से 500 रुपए कम हुए हैं और सी के पास 500 रुपए बढ़े। तो 1 यूनिट का मतलब ही तो 500 रुपए है, मतलब 1 यूनिट का मान ही तो 500 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, बहुत बढ़िया। ए का मान 9 से 8 हो गया, कितना कम हुआ? 1 यूनिट। सी का मान 11 से 12 हुआ, कितना बढ़ा? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का मतलब किसके बराबर है? 500 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है 500 रुपए, दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हैं। पूछा बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम। बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम है 6 + 11 17। 17 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, 17 गुना 500 8500 रुपए, और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। यही बेसिक था निरंजन। निरंजन बेसिक बताया तो हमने कि भाई ए ने 500 रुपए का नोट निकाल के सी को दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया गया, तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो बी का मान पहले 6 था, अब भी 6 होना चाहिए, तो 6 बनाने के लिए नीचे के रेशियो को 2 से गुणा कर दी। कल का लेक्चर पढ़ के आओ जी निरंजन। आपने रेशियो की पुरानी क्लास करी है निरंजन भाई? ईमानदारी से बताना, क्या आपने रेशियो की पुरानी सारी क्लास करी है? और जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बात सुनी आपने? हर सवाल में थोड़ा डिफरेंस को सेम करना होगा। कोई चीज सीख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह अप्लाई होगी। सवाल लॉजिकल होते हैं, लॉजिक से सुनो। हर सवाल का अलग लॉजिक है। चलो आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ, आज मेरा मूड नहीं भी पढ़ाने का। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना? आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे।